हाजिर हूँ हमारी क्यूट सी जीसू का रिसेंटली रिलीज ड्रामा लिख, जिसका नाम है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड। ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा मजेदार और चटपटा होने वाला है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत एक फास्ट फॉरवर्ड से होती है, जहां पर हम हमारी फीमेल लीड स्योमिर को देखते हैं, जो कि एक वर्चुअल वर्ल्ड में होती है। यहाँ पर वह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। यहाँ पर मेरे के सामने उसका वर्चुअल बॉयफ्रेंड भी होता है, और जैसे ही मेरे उसके पास जाती है तो यहाँ पर उसके पास ऑप्शन आता है कि क्या अब वह अपने नेक्स्ट बॉयफ्रेंड को चूज करना चाहेगी, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2 वीक्स पहले, जहां हमारी प्यारी सी मेरे अपने थका देने वाले काम से घर वापस आती है, और वह बेचारी इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि आते ही सीधा सोफे पर फैल जाती है। बेचारी मेरे की जिंदगी इतनी ज्यादा झंझट हो चुकी है कि 24 घंटे में से 6 घंटे को सोने में बिताती है, 10 घंटे ऑफिस में अपने दिमाग की दही करने में, 2 घंटे आना जाना और खाने पीने नहाने वहाने का 2.5 घंटा, जिसके बाद इस बेचारी के पास बचता है सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटे। उसमें भी यह बेचारी चिल करने के लिए बस नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी या सीरीज देखती है, क्योंकि इसकी जिंदगी में कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है जो कि इसको पैम्पर कर सके। और चिल करने के बाद अगली सुबह से फिर से इस बेचारी का वही 24 घंटे वाला रूटीन चालू हो जाता है। मेरे ट्रेन में होती है, जहां पर वह अपनी कुछ सुकून के पल याद कर रही थी, जो कि उसने बीच के किनारे बिताए थे, कि तभी एक छोटा बच्चा उसको डिस्टर्ब कर देता है। छोटे बच्चे की मदर तो उसे लेकर चली जाती है। तभी मेरे नोटिस करती है कि उस बच्चे ने उसके कोट पर चॉकलेट लगा दिया था, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हम मेरे को लिफ्ट में देखते हैं, जहाँ पर वह अपने स्लीव को साफ करने की कोशिश कर रही थी। यहीं पर लिफ्ट में हम क्योंग नाम को भी देखते हैं, जो कि हमारा मेल लीड है। ये हमारी फीमेल लीड के साथ ही काम करता है। यहाँ पर क्योंग नाम मेरे से कहता है कि इस तरीके से यह दाग नहीं जाएगा। इस पर यह बंदी उसे तो कुछ नहीं कहती, लेकिन अपने मन में सोचती है इससे बड़ा किसने पूछा है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो यह बंदी बार बार उससे आगे निकलने का ट्राई करती है, जिससे एज ऑडियंस हमें साफ समझ आता है कि दोनों के बीच कुछ खास बनती नहीं है, और यह दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं। अंदर आने पर मेरे को पता चलता है कि क्योंग नाम ने कोई टीवी डील साइन की है। यह सुनकर वह थोड़ी सी शॉक होती है, क्योंकि यह पहली दफा नहीं था। मेरे को अपने को वर्कर से यह भी पता चलता है कि इस खुशी में उनका बॉस सभी को टीम डिनर के लिए लेकर जा रहा है, लेकिन मेरे तो डिनर के लिए जाने से इनकार कर देती है, जिससे हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मेरे किसी भी टीम डिनर में नहीं जाती है। साथ ही क्योंग नाम भी किसी टीम डिनर में नहीं जाता है। यहाँ पर हम जू नाम की लड़की को भी देखते हैं, जो कि किम नाम को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। और जैसे ही मेरे और हेबिन को ये बात पता चलती है तो वो दोनों उससे यही कहती हैं कि तुम्हें चश्मा लगाने की जरूरत है। अभी ऑफिस में हमको मिस्टर चौ नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही गुस्से में ऑफिस को छोड़ देता है, क्योंकि जिस राइटर को वह हैंडल कर रहा था उसको हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद मेरे अपनी बेस्ट फ्रेंड यून से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर यून उसे बताती है कि उनकी किसी क्लासमेट की शादी हो रही है और वो दोनों शादी में जा रही हैं, और वह यहाँ पर इसीलिए मेरे को शॉपिंग कराने के लिए लेकर आई थी, पर मेरे उस शादी में जाना नहीं चाहती थी। जिस पर यून उसे बताती है वहाँ पर तुम्हारा एक्स भी आ रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा सुंदर बनकर जाना होगा ताकि तुम उन दोनों को जलस कर सको। एंड वो यहाँ पर उसके लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पसंद भी करती है। इसके बाद हम इन दोनों को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर यून मेरे से कहती है तुम्हें अब एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। इस पर मेरे सामने से कहती है बॉयफ्रेंड बनाने से क्या फायदा होगा, क्या कंपनी में मेरी पगार बढ़ा दी जाएगी? अगर मैं बॉयफ्रेंड बनाती हूँ तो इससे मेरा ही डबल खर्चा होगा, साथ ही मुझे आराम करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए सिंगल लाइफ सबसे ज्यादा मस्त है। इसके बाद जब मेरे घर पर आती है तो बेचारी इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि सीधा फ्लोर पर ही फैल जाती है, और फिर वो उस ड्रेस का प्राइस देखती है, जिसे देखकर तो उसे रोना ही आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महंगी थी। अगले दिन ऑफिस में आने पर मेरे को पता चलता है कि उनके बॉस मिस्टर ब्योंग राइटर यून सॉन्ग के लिए एक प्रोड्यूसर को अरेंज करेंगे, क्योंकि उनका पिछला प्रोड्यूसर तो यहाँ से भाग चुका था, और उसके लिए उन्होंने मेरे और क्योंग में से किसी एक को चूज करेंगे। यह सुनकर तो उसको बड़ा ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर राइटर सॉन्ग के साथ काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका पिछला एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा वाहियात था, क्योंकि वो औरत कभी भी टाइम से काम करती ही नहीं थी। इसलिए वो मिस्टर ब्योंग को इम्प्रेस करने के लिए उनके केबिन में पहुंच जाती है, वह भी मैक्रॉन्स के साथ। लेकिन यहाँ पर तो क्योंग पहले से ही मौजूद होता है,
और वो भी उनको मस्का लगाने के लिए मैक्रोन्स ही लेकर आया था। अब यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे की तारीफें करना शुरू कर देते हैं और वो बस बॉस को यही यकीन दिलाना चाहते थे कि उनके अलावा राइटर सॉन्ग को कोई भी हैंडल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बॉस तो मेरे को चूज कर लेते हैं, जिससे तो बेचारी का प्लान फेल ही हो जाता है। इसके बाद तो मेरे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि उसे हार नहीं माननी चाहिए, उसे इसका सामना करना होगा। लेकिन वो याद करती है कि पिछली बार राइटर सॉन्ग की वजह से उसकी जिंदगी में कितनी सारी तबाहियां आई थीं। उसकी रिलेशनशिप भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी, यहाँ तक कि वो अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे पर भी नहीं पहुंच पाई थी और उसको अपने बाल झड़ने की भी टेंशन होने लगती है। और अगले सीन में हम मेरे को ट्रेन में देखते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है और जैसे ही ट्रेन का ब्रेक लगता है तो एक औरत के हाथ में हैंडल के बजाय मीरे के बाल आ जाते हैं और बेचारी के बाल खींच जाते हैं और ये सीन काफी ज्यादा फनी था। अगले सीन में मेरे को दिखाया जाता है जो कि शादी में पहुंच जाती है, लेकिन वो उस ड्रेस को पहनकर नहीं जाती जो कि उसकी बेस्टी ने उसको दिलाई थी। यहाँ पर मेरे शादी में काफी ज्यादा पुराने दोस्तों से भी मुलाकात करती है। तभी वो यहाँ पर अपने एक्स की फियांसे को भी देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा जलस फील करती है और उसका मूड भी काफी ज्यादा ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। घर पर आने के बाद मेरे राइटर सॉन्ग के वेबटून को पढ़ती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसमें वही वाहियात सा रोमांस होता है जिसमें अमीर लौंडे को गरीब लौंडिया से प्यार हो जाता है। अगले दिन हम मेरे को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वह मसाज चेयर पर बैठी होती है कि तभी यहाँ पर क्योंग भी आ जाता है और उसको भी उस चेयर पर बैठना था, जिस पर मेरे वहां से उठ जाती है और जैसे ही क्योंग बैठता है तो उसे बहुत तेज चुभता है, जो कि एक टॉय का हैंड होता है जिसको मेरे ने ही वहां पर रखा था। इसके बाद हमको राइटर सॉन्ग दिखाई जाती है, जो कि एकदम रंग बिरंगी बनकर ऑफिस में ही पहुंच जाती है और उसे देखकर तो बेचारी मेरे का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। इसके बाद मेरे उसके साथ खाना खाती है, साथ ही वो उसे यह भी समझाती है कि जो वेबटून वो लिख रही है वह काफी ज्यादा बोरिंग है। उस पर कमेंट भी काफी ज्यादा बकवास आते हैं, क्योंकि सब उस रोमांस को देखकर पक चुके हैं, तो उसको कुछ नया ट्राई करने की जरूरत है। लेकिन मिस सॉन्ग उसकी कोई बात सुनती ही नहीं, साथ ही उल्टा वो उसे यह भी बोल देती है कि उसको उनका स्टाइल बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए वो ऐसा बोल रही है। तभी मिस्टर ब्योंग यहाँ पर एक आदमी को लेकर आते हैं। इस आदमी का नाम मिन होता है, जो कि मेरे को बताता है कि दरअसल वह लोग एक डेटिंग सिमुलेशन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जिसमें लोगों को वह एक डिवाइस प्रोवाइड करेंगे और उनके डिवाइस के जरिए लड़कियां किसी भी लड़के को डेट कर सकती हैं और वह लड़का एकदम ही परफेक्ट होगा। और वह अपने प्लेटफॉर्म का नाम बताते हैं, जो कि होता है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड, क्योंकि हमारी हीरोइन को बिल्कुल भी डेटिंग वेटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वह डिवाइस उसे फ्री में दिया जाता है। साथ ही 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है। यहाँ पर मिस्टर मिन उसे ये भी कहते हैं कि आप इसको 1 मंथ तक यूज करके देखिए। साथ ही हमारे जितने भी कैरेक्टर हैं उनको रेटिंग दीजिएगा कि वह कैसा था और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हमारे बहुत ही ज्यादा काम आएगा। घर पर आने के बाद मेरे उस डिवाइस को ट्राई करती है, जिससे वह वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाती है और वह यहाँ पर पानी के बीचों बीच होती है और वह पानी में सांस भी ले पा रही थी। खैर, यहाँ पर उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो कि पानी में डूब रहा था। वह जल्दी से जाकर उसे बचाती है और वह यह देखकर हैरान हो जाती है कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि राइटर सॉन्ग के वेबटून का मेन कैरेक्टर जेसी वॉन है और वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है और उसकी हैंडसमनेस देखकर हमारी हीरोइन तो एकदम ही बह जाती है। और तभी जेसी वॉन को भी होश आ जाता है और दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मेरे को पूरी तरीके से उस वर्चुअल दुनिया में देखते हैं, जहाँ पर उसके चारों तरफ काफी सारे सर्कल्स होते हैं, जिन्हें देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होती है कि तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है। मेरे हैरानी के साथ उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वह लड़की सामने से जवाब देती है, जिस पर वह उसे बताती है कि वह की डेटिंग मैनेजर है। मैनेजर यहाँ पर उसे बताती है कि वह उसकी सभी डेट्स को मैनेज करेगी। साथ ही वह उसे एक रिंग भी देती है और बताती है कि वह इस रिंग को तब तक पहने रखेगी जब तक कि वह इस दुनिया में रहेगी, और जैसे ही उसे अपनी दुनिया में जाना होगा वह इस रिंग को निकाल देगी और अपनी रियल दुनिया में पहुंच जाएगी। जिसके बाद मेरे फिर से उसी बीच पर आ जाती है और हमको वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमने पिछले एपिसोड की एंडिंग में देखा था। यहाँ पर जेसी वू की आंखें खुलती हैं और जैसे ही वह मेरे का हाथ पकड़ता है तो वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वह एकदम ही रियल लग रहा था। इस पर तो वह तुरंत ही उस रिंग को अपने थंब से निकाल
डाल देती है और अपनी रियल दुनिया में आ जाती है। यहाँ पर वह उस ऐप के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस ऐप के जरिए आप सिर्फ वर्चुअल बॉयफ्रेंड बना ही नहीं सकते बल्कि उन्हें फील भी कर सकते हैं। और यह सब जानने के बाद तो मेरे का बस एक ही रिएक्शन था, वाओ मिस्टर मिन, आपने क्या कमाल की चीज बनाई है। अगले दिन हम उसको ऑफिस में देखते हैं और अभी भी वह उसी बारे में सोच रही थी, क्योंकि वह उसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तभी उसके साइड में जेसी वू का पोस्टर लाकर रख दिया जाता है, जिसे देखकर तो वह और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और वह उसको पलटकर दूसरी तरफ से खड़ा कर देती है ताकि वह जेसी वू के चेहरे को देखकर डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब हमको क्योंग दिखाया जाता है जो कि मिस्टर ब्योंग के पास होता है। यहाँ पर मिस्टर ब्योंग से उसे पता चलता है कि उन्होंने उसके राइटर हवानी का शेड्यूल चेंज कर दिया है और उसका न्यू एपिसोड उसी दिन आएगा जिस दिन राइटर सॉन्ग का न्यू एपिसोड आता है। और वह दोनों ही राइटर्स के बीच एक कंपटीशन जैसा माहौल पैदा करना चाहते थे, लेकिन मेरे को इस बात की खबर भी नहीं थी और वह घर पर आ जाती है, मेरे घर पर आती है और फिर से उस डिवाइस को ट्राई करती है, जहां पर वह एक ऑफिस में पहुंच जाती है और वहां पर जेसी वू भी होता है जो कि उसका बॉस होता है। यहाँ पर जेसी वू पहले तो उसे जाने को कहता है, लेकिन फिर वह अचानक से उसे रोकता है और उसे याद आता है कि यह तो वही लड़की है जिसने बीच पर उसकी जान बचाई थी। बस फिर क्या था, एक अमीर लौंडे को एक गरीब लौंडिया से प्यार हो चुका था और वह उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा ढूंढा, फाइनली तुम मुझे मिल चुकी हो। और वह यहाँ पर डायलॉग्स बोलने शुरू कर देता है, जैसे कि तुम्हारी आंखें कितनी ज्यादा खूबसूरत हैं, मैं तुम्हारी आंखों में डूब चुका हूँ, मेरे ख्वाबों पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही पहरा है। और उसकी यह सारी बातें सुनकर यह बंदी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और रिंग को निकाल देती है और वापस अपनी दुनिया में आ जाती है और वह एकदम इरिटेट हो चुकी और कहती है कितने ज्यादा घटिया डायलॉग। अगले दिन वह ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि हवानी का शेड्यूल चेंज कर दिया गया है, जिसके बाद तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह मिस्टर ब्योंग के पास पहुंच जाती है। वह उनसे कहने लगती है कि आपने बिना मुझे बताए ऐसा करने की हिम्मत कैसे की, जिस पर वह बस उसे यह कहते हैं कि डायरेक्टर सॉन्ग को जब यह पता चलेगा तो शायद वह नींद से जाग जाएंगे और अपना काम बहुत ही ज्यादा बेहतरी से करेंगे। जिसके बाद तो यह बंदी राइटर सॉन्ग को कॉल करना शुरू कर देती है, लेकिन वह तो फोन ही नहीं उठाती क्योंकि वह कार्यक्रम में बिजी होती है। लेकिन हमारी हीरोइन वहीं पर पहुंच जाती है और वह उसे कहती है कि आपको अपनी राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यह बंदी सामने से कहती है मेरा वेबटून सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चल रहा है क्योंकि जेसी वू बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और मैं जानती हूँ कि इस बार मेरे वेबटून की रेटिंग बहुत ही ज्यादा गिरने वाली है, इसीलिए मैं पहले से ही हार मान रही हूँ। लेकिन हमारी हीरोइन कहती है कि आपको हार नहीं माननी चाहिए और वह उसे मोटिवेट करती है। जिसके बाद राइटर सॉन्ग लिखने के लिए बैठ जाती है, लेकिन उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आता। इस पर मेरे को आइडिया आता है कि क्यों ना उसे उस दुनिया में जाकर देखना चाहिए और जेसी वू के बारे में और भी ज्यादा पता करना चाहिए। जिसके बाद वह जल्दी से घर पर आ जाती है। वर्चुअल दुनिया में आने के बाद मेरे एक बार फिर से जेसी वू से मिलती है, जहां पर जेसी वू उसे सीधा ही कहता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूं। इस पर तो वह तुरंत ही कह देती है मैं मामूली लड़कियों जैसी नहीं हूं, तुम्हें मुझे डेट करने के लिए मुझे इम्प्रेस करना होगा। यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमारी हीरोइन पहुंच जाती है कंपनी के बाहर, जहां पर एक कार आकर रुकती है। जैसे ही वह कार में बैठती है वह अदर कैरेक्टर से मिलती है, जहां पर एक लड़की कहती है मैं मिस्टर वू की सेक्रेटरी हूँ, मैं कुछ सवालात करना चाहती हूँ, जैसे कि तुम्हें क्या पसंद है, किस चीज से एलर्जी है, कौन सा खाना पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहती हो। इस पर तो वह सोचती है कि यह सब कुछ जेसी वो मुझसे खुद ही भी तो पूछ सकता था। यहाँ पर एक ड्राइवर भी होता है जो कि एक आदमी से झगड़ा करने जाता है लेकिन खुद ही पिटकर आ जाता है। पर मेरे अपने मन में सोचती है आखिर फालतू का सीन डालने की क्या जरूरत थी। अब वह लड़की मेरे को ऑफिस में लेकर आ जाती है। जैसे ही यह बंदी जेसी वू के केबिन में आती है तो यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। इन्हें देखकर तो यह काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जेसी वू से कहती है अब अगला कदम तुम क्या उठाने वाले हो, तुम्हें कुछ और करना चाहिए। इस पर वह कहता है हमें कहीं जाना है और वह उसे रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है, जहां पर उसके सामने बहुत ही अच्छी और टेस्टी डिश पेश करवाता है। और जैसे ही मेरे उस खाने को टेस्ट करती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि वो फील कर पा रही थी कि जैसे वह सच में उसे खा रही हो। बस फिर क्या था, वह तो यहाँ पर चालू हो जाती है और धड़ाधड़ सारी डिश ट्राई कर लेती है। इसके बाद जेसी वो उसे शॉपिंग के लिए लेकर जाता है, जहां पर वह अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करती है। इसके अलावा वह बहुत सारी ज्वेलरी की भी शॉपिंग करती है। इसके बाद वह दोनों थोड़ा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं एक पुल के पास, जो कि नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। इसके बाद जेसी वू उसको एक पार्टी में लेकर जाता है,
जहाँ पर वह उसको एक महंगा सा नेकलेस गिफ्ट के तौर पर देता है। इसके बाद हमको वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमने ड्रामा की स्टार्टिंग में देखा था। मेरे एक महल जैसी जगह पर होती है। उसने बहुत ही प्यारा गाउन पहना हुआ था और जेसी वो उसका इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वह धीरे से जेसी वू के पास जाती है और जेसी वू उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। मेरे भी उसके हाथों में अपना हाथ देती है और अपने मन में सोचती है कि फाइनली मुझे रियलाइज हो चुका है कि यह कोई घिसा पिटा ड्रामा तो नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक ड्रामा बन चुका है। बस फिर क्या था, वह अपनी उंगली से रिंग को निकाल लेती है और राइटर सॉन्ग से मिलने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पर वह राइटर सॉन्ग को समझाती है कि हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा और हमको क्लासिक रोमांस दिखाना होगा, क्योंकि इसी के लिए तो लड़कियां पागल हैं। जिसके बाद यह लोग पूरी मेहनत के साथ अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अब अगले सीन में हम मेरे और क्योन दोनों को ही रात में ऑफिस में देखते हैं, क्योंकि दोनों को ही अपने अपने राइटर का एपिसोड अपलोड करना था। और क्योंकि क्योन के राइटर का एपिसोड पहले आ जाता है, इसलिए वह अपलोड करके निकल जाता है। पर फाइनली राइटर सॉन्ग भी अपना एपिसोड भेज देती है और मेरे फाइनली इसको अपलोड कर देती है। इसके बाद मेरे घर पर आ जाती है और वह बड़े ही घबराते हुए चेक करती है कि किसका वेबटून टॉप पर चल रहा है। और जैसे ही वह चेक करती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि राइटर सॉन्ग का वेबटून टॉप पर चल रहा था। बस फिर क्या था, हम यहाँ पर जीसू का एक खतरनाक वाला डांस देखते हैं और ये स्टेप्स सच में बहुत ही ज्यादा मस्त हैं। पर अगले दिन मेरे पहुंच जाती है कंपनी फुल एटीट्यूड के साथ ही वह क्योन को भी एक एटीट्यूड वाला लुक देती है और सभी लोग यहाँ पर उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रहे थे कि उसने तो कमाल ही कर दिया। मेरे एक बार फिर से अपनी वर्चुअल दुनिया में आ जाती है, जहाँ जेसी वू ने उसके लिए एक प्राइवेट जेट बुक किया हुआ था। इसके बाद वह उसको बीच समुद्र में व्हेल दिखाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर जेसी वो उसको शादी के लिए पूछ लेता है, लेकिन वह साफ इनकार कर देती है और कहती है हमें बस डेट करनी चाहिए। अगले सीन में हम इन दोनों को बीच के किनारे पर देखते हैं, जहाँ पर जेसी वो उसे कहता है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और वह उसे किस करने के लिए उसके क्लोज आता है कि तभी वह पूरी तरीके से रुक जाता है। साथ ही यह दुनिया भी पूरी तरीके से रुक जाती है और मेरे को पता चलता है कि किसी भी मेल कैरेक्टर को डेट करने के 50 घंटे उसके पूरे हो चुके हैं। इसके बाद वह टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ती है और उसे पता चलता है कि किसी भी मेल कैरेक्टर को 50 घंटों से ज्यादा डेट नहीं किया जा सकता। मेरे को हम ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर काम में उस बेचारी का जरा भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वह तो जेसीवू को ही याद किए जा रही थी और वह एप्लीकेशन पर उसकी बहुत ही अच्छी रेटिंग देती है। जिसके बाद मिस्टर किम की मुलाकात उससे होती है और मिस्टर किम उससे कहते हैं कि उसे दूसरे कैरेक्टर्स से मिलकर उनसे दोस्ती करनी चाहिए। ऊपर आने के बाद मेरे मिस्टर किम की बातों को याद करते हुए दोबारा से उस एप्लीकेशन में लॉगिन करती है, लेकिन वह अभी भी जैसी वू को ही याद कर रही थी। जिस पर उसकी डेट मैनेजर उससे कहती है कि यहाँ और भी बहुत सारे लड़के हैं और वह उसके लिए बहुत ही अच्छे लड़के को चूज करेगी और डेटिंग मैनेजर उसको उसके सेकंड बॉयफ्रेंड के पास भेज देती है। इसके बाद हम मेरे को एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल जगह पर देखते हैं। तभी पीछे से एक लड़का आता है और जैसे ही मेरे उसे देखती है तो उसकी खूबसूरती में एकदम ही खो जाती है। और यही है मेरे का सेकंड वर्चुअल बॉयफ्रेंड, जिसका नाम उन्हों होता है। मेरे उन्हों को ताड़ ही रही होती है कि तभी यहाँ पर पीछे से एक लड़की आ जाती है, जो कि उन्हों को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। इस पर तो मेरे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वह सोच में पड़ जाती है कि क्या यह उसका वर्चुअल बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी यहाँ पर उसके पास एक लड़की आती है, जिसे देखकर मेरे और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वह राइटर सॉन्ग जैसी लग रही थी और मेरे भी उसे मिस सॉन्ग ही कहकर बुलाती है। पर तभी यहाँ पर उस लड़की का इंट्रोडक्शन होता है और वह हमारी हीरोइन की कॉलेज की दोस्त होती है, जिसका नाम सूजी होता है। सूजी उसको अपने साथ कैंपस घुमाने के लिए लेकर जाती है। कैंपस घूमते हुए इनको दो ठरकी लड़के भी मिलते हैं, जो कि इन पर मस्त लाइन मारते हैं, पर सूजी उनकी बेइज्जती कर देती है। आगे जाने पर यह दोनों बहुत सारी भीड़ देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये भीड़ कुंडो मैच को देखने के लिए लगी है, जो कि कॉलेज में सबसे ज्यादा फेमस है। तभी मेरे को उसकी पॉकेट में से टिकट मिल जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों ही उस गेम को देखने के लिए पहुंच जाती हैं। और यहाँ पर हम उन्हों को देखते हैं, जो कि कॉलेज का सबसे फेमस और हैंडसम लौंडा होता है और उसे ही ताड़ने के लिए लड़कियां यहाँ पर आई हुई थीं। तभी इन दोनों का आई कांटेक्ट भी हो जाता है और सिस्टम की तरफ से मेरे को बताया जाता है कि वही उसका सेकंड डेट है। जिसके बाद तो वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सूजी और मेरे दोनों ही क्लब को ज्वाइन कर लेती हैं। सभी न्यू मेंबर्स को हम क्लब में देखते हैं, जहां क्लब की कैप्टन कहती है कि किसी एक को आगे आकर प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी और बाय मिस्टेक यहाँ पर मेरे का ही हाथ उठ जाता है और उसके सामने यहाँ पर उन्हों को ही बुलाया जाता है। मेरे कहती है उसने कभी भी ये पहले नहीं किया,
लेकिन वह तो यहाँ पर उन्हों को हरा देती है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते। कैप्टन भी पूछती है कि क्या यह तुम्हें पहले से आता था, लेकिन मेरे यहाँ पर साफ इनकार कर देती है और वह अपने मन में सोचती है, मुझे तो यहाँ पर हीरोइन बनना था, इन्होंने तो मुझे यहाँ पर हीरो बनाकर रख दिया। प्रैक्टिस के बाद मेरे उन्हों से लंच के लिए पूछती है, लेकिन वह उसे इनकार कर देता है, पर कैप्टन के साथ खाना खाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद ये शिकायत लेकर मेरे पहुंचती है अपनी डेटिंग मैनेजर के पास। लेकिन मैनेजर उसे बताती है कि यहाँ पर जितने भी 900 लड़के हैं, उनमें से हर एक शुरू से ही उस पर फिदा नहीं होगा, क्योंकि लड़कों का नेचर होता है, कुछ तो पहले से ही फिदा होते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा अकड़ू होते हैं। अगले दिन ऑफिस में मेरे को अपने बॉस से पता चलता है कि राइटर सॉन्ग छुट्टी पर चली गई है, जिसके बाद वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड यून के साथ टाइम स्पेंड करती है। इसके बाद मेरे फिर से एप्लीकेशन में लॉग इन करती है, जहाँ पर वह डिसाइड करती है कि वह उन्हों को अपना दीवाना बनाकर ही रहेगी। जिसके बाद वह नई नई ट्रिक्स का यूज करती है, जैसे कि वह उसके पास बैठ जाती है, उसके सामने अपने बालों को लहराकर दिखाती है, कभी वह हंसती है तो कभी अपने बालों को उसके मुंह पर ही झटकना शुरू कर देती है, जिससे इरिटेट होकर उन्हों उसे कह देता है कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद भी वह उसके पीछे पीछे ट्रेनिंग रूम तक पहुंच जाती है, जहां पर इरिटेट होकर उन्हों उसको मैच के लिए चैलेंज कर देता है, लेकिन वह तो उसको बहुत ही बुरी तरीके से हरा देती है। अब हम सभी स्टूडेंट्स को रात को खाना खाते हुए देखते हैं, जहां पर मेरे जब ड्रिंक बनाती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं तुम कितने सालों से ड्रिंक बना रही हो। अब यहाँ पर उन्हों भी आकर बैठ जाता है, जिसके बाद वह उन्हों के पास जाती है और डायरेक्टली उसको बोल देती है कि वह उसे पसंद करती है, पर उन्हों यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर देता है और बेचारी की इज्जत का कचरा हो जाता है। खाना खाने के बाद क्योंकि दोनों को ही कैंपस जाना था, इसलिए दोनों ही चलकर एक साथ जाते हैं, लेकिन तभी बारिश आ जाती है, जिसके बाद मेरे जल्दी से उन्हों को कवर करती है और दोनों ही यहाँ से भागते हैं। और यह मोमेंट तो मेरे के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद दोनों अपने कपड़े भी सुखाते हैं और काफी सारी बातें भी करते हैं, और यहाँ पर मेरे को उन्हों बता देता है कि उसके और कैप्टन के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर एक मोमेंट पर तो मेरे को अपने एक्स सेजुन की भी याद आ जाती है, वह भी उन्हों की बातों से। अगले सीन में मेरे जब अपने एक्स सेजुन का सोशल मीडिया चेक करती है तो वह देखती है कि उसने अपनी फियांसी के साथ काफी सारे फोटोज पोस्ट किए हुए हैं। जिसके बाद वह याद करती है कि जब वह दोनों डेट कर रहे थे तो वह उन दोनों की पोस्ट को अपलोड करने के बारे में काफी ज्यादा सोचता था, जिसको लेकर दोनों के बीच काफी सारी बहसें भी हुआ करती थी। अपने मूड को फ्रेश करने के लिए फिर से मेरे एप्लीकेशन में लॉग इन करती है और इस बार वह उन्हों के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करती है, जहाँ पर वह खाना खाने जाते हैं, एक साथ प्रैक्टिस करते हैं और एक साथ पढ़ाई भी करते हैं। टाइम स्पेंड करती है जहां पर वह खाना खाने जाते हैं, एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, एक साथ पढ़ाई भी करते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की दुनिया में इतनी ज्यादा डूब चुकी थी कि अक्सर वह ऑफिस में थकी थकी रहने लगती थी और जैसे ही उसे टाइम मिलता था वह जल्दी से घर आकर एप्लीकेशन में लॉग इन किया करती थी, क्योंकि वह उन्हों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले सीन में मेरे टीम डिनर में जाती है। वहां से निकलने के बाद क्योंकि उससे पूछता है कि क्या वह अकेले जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बारिश आने लगी थी। इरिटेट होकर वह उसे कह देती है कि वह डेट पर जा रही है और जिस लड़के के साथ जा रही है वह उसे पिक कर लेगा। जिसके बाद क्यों वहां से चला जाता है, पर ऐसा तो कोई लड़का था ही नहीं, जिसके बाद बेचारे को भागकर ही बारिश में भीगते हुए जाना पड़ता है। घर पर आने के बाद मेरे को सेजुन की शादी का इनविटेशन भी मिलता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा उदास हो जाती है। सेजुन का उसके पास कॉल भी आता है और वह कहता है कि उसे पता नहीं था कि उसकी फियांसे ग्रुप में इस तरीके से इनविटेशन भेज देगी और वह शर्मिंदा भी होता है। लेकिन मेरे उसे कहती है कि उसे इन चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और कॉल कट कर देती है। जिसके बाद मेरे को यह भी पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के फ्री सब्सक्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे ही बचे हैं। इसके बाद वह एप्लीकेशन में लॉगिन करती है और वह अभी भी काफी ज्यादा उदास थी, वह एंजॉय ही नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद उन्हों उसके पास आता है और वह उसे कंफर्ट देता है और वह बस में ही सो जाती है। और इस मोमेंट पर उसको सेजुन की भी याद आती है और वह अपने और सेजुन के डेटिंग के स्टार्टिंग पीरियड को याद करती है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर था। जिसके बाद वह डिसाइड करती है कि अब वह सेजुन को याद नहीं करेगी और अब वह उसे जाने देगी। उन्हों मेरे को टूटते तारे भी दिखाने के लिए ले जाता है और यहाँ पर वह अपने लव को कन्फेस करता है और वह उसके क्लोज ही आता है किस करने के लिए, कि तभी वह रुक जाता है और बेचारी का सब्सक्रिप्शन ही खत्म हो जाता है। जिसके बाद वह दहाड़े मार मार कर रोती है।
इसके बाद वह उन्हों के कैरेक्टर को 5 स्टार रेटिंग भी देती है। मेरे का अगले दिन ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको तो ख्वाबों के आसमान से हकीकत की जमीन पर पटक दिया गया था। साथ ही यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को लेकर टीम बनाई जा रही थी और मेरे की टीम यहाँ पर क्यों के साथ बना दी जाती है, जिसके बाद तो उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। सब जब टीम डिनर पर जाते हैं तो यहाँ पर जू मेरे को बताती है कि उसका एक कजिन है, क्या वह उसके साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स कर दे। लेकिन तभी क्योंग सभी के सामने कह देता है कि वह तो किसी और को डेट कर रही है। और इस मोमेंट पर इस बंदी को क्योंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह सभी से कह देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वह बस एक बार ही ब्लाइंड डेट पर गई थी। डिनर से निकलने के बाद क्योंग मेरे से माफी भी मांगता है कि उसको इस तरीके से सभी के सामने उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहिए था, जिस पर मेरे अपने मन में सोचती है, ओह इस गधे को अभी एहसास हो रहा है। इसके बाद मेरे शॉपिंग मॉल पहुंच जाती है, क्योंकि उसकी एक फ्रेंड के यहाँ पर डिनर पार्टी होती है। तभी यून की कॉल उसके पास आती है और वह उसे बताती है कि उसकी दोस्त ने और उसने उसके लिए वहां पर ब्लाइंड डेट भी फिक्स की है, तो उसको अच्छे से तैयार होकर आना होगा। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मेरे बहुत ही अच्छे से तैयार होकर पहुंच जाती है और उसने वही पिंक ड्रेस पहनी होती है जो कि उसने स्टार्टिंग में खरीदी थी। और यह लड़का भी उसकी खूबसूरती देखकर एकदम ही बह जाता है और वह बहुत ही ज्यादा चिपकू हो जाता है। वह बाद में उसको घर भी छोड़ने के लिए आता है और वह नेक्स्ट डेट के बारे में पूछने लगता है, पर मेरे उसे कहती है कि वह बाद में उसे बताएगी। जिसके बाद वह उसे कह देता है कि तुम्हें अगर मैं अच्छा लगा हूँ तो बताओ, बुरा लगा हूँ तो बताओ, बस मुझे लटका कर मत रखो। जिस पर वह उसे कह देती है कि अब तुम्हें मुझे घर छोड़ने आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। अब हम उसे रोड पर देखते हैं, जो कि अकेले बैठी हुई थी और काफी देर से वहीं बैठी सोच रही थी, थोड़ा उदास और लॉस्ट सी लग रही थी। तभी यहाँ पर उसके पास योंगिल की कॉल आ जाती है, जो कि उससे पूछता है कि तुम आखिर कहाँ पर हो, क्या मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊं, तुम ठीक तो हो ना। और तभी उसी टाइम पर वहाँ क्योंग भी आ जाता है, लेकिन मीरे उसे योंगिल समझ लेती है, क्योंकि वो उसी के बारे में सोच रही होती है। वो उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, फाइनली तुम आ गए, मैं कब से वेट कर रही थी। लेकिन तभी वो सामने से कहता है कि तुम यहाँ इस तरह अकेले क्यों बैठी हो, सब ठीक है ना। जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि ये तो योंगिल नहीं बल्कि क्योंग है और वो एकदम से ऑकवर्ड फील करने लगती है और थोड़ा पीछे हट जाती है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें राइटर सॉन्ग दिखाई जाती है, जो कि हॉस्पिटल में बैठी हुई थी और किसी पेशेंट के ऊपर गुस्से में चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक हैंडसम डॉक्टर की, जिसे देखते ही वो बोल पड़ती है, वाओ ये कितना हैंडसम है, लेकिन ये सब मेरा सपना है क्या, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और अचानक से सीन शिफ्ट हो जाता है और वो खुद को राजा महाराजा के टाइम में पाती है, जहाँ पर एक वॉरियर उसके पास आता है और उससे कुछ लेने की कोशिश करता है। इस पर वो कॉन्फिडेंटली कहती है कि मैं समझ गई तुम क्या चाहते हो, और वो उसे एक कागज देने लगती है। लेकिन जैसे ही वो वॉरियर उस कागज को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो उसकी कमर पर मारना शुरू कर देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कहाँ है मेरा बॉयफ्रेंड, कहाँ है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड वाला बॉयफ्रेंड, जल्दी से यहाँ आओ। और तभी वो उस वॉरियर का चेहरा देखती है, जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव होता है, जिसे देखकर वो एकदम रुक जाती है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट भी आ जाता है और कहता है, राजकुमारी मैं आपको बचा लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। इस पर वो कंफ्यूज होकर कहती है, तो ये है मेरा बॉयफ्रेंड, आखिर कौन है असली वाला। और गाइज ये पूरा सीन बहुत ही ज्यादा फनी और एंटरटेनिंग होता है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है, जहां पर मीरे कैजुअली एक पेपर रोज बनाकर रखती है और उसी टाइम क्योंग की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे नोटिस करता है। अगले सीन में हम उसे एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां वो उसी पेपर रोज को देख रहा होता है और बार बार उसकी तरफ अटेंशन जा रहा होता है। फिर वो चारों तरफ नजर घुमाता है तो उसे मीरे अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद वो उसे छुपकर ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है और सीन शिफ्ट हो जाता है उसके पर्सपेक्टिव पर। अब हमें स्टोरी दिखाई जाती है क्योंग के नजरिए से, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेंज कोइंसिडेंसेस हुए थे। मीरे हमेशा उसके सामने ऐसे मोमेंट्स में आई थी जब उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती थी कि वो उसे फिर से देखेगा। जब उसने सीक्रेट सैंटा बनकर एक कीचेन बॉक्स में डाली थी, तो उसे चुनने वाली भी मीरे ही होती है और वो उस कीचेन को देखकर सबसे ज्यादा खुश होती है और कहती है कि ये कितना क्यूट है, बिल्कुल उसके जैसा लगता है। यहाँ पर भी क्योंग यही सोचता है कि तुमने मेरा ही गिफ्ट चुना। ये भी एक कोइंसिडेंस है जो बार बार हो रहा है। उन दोनों का हमेशा ऑफिस में एक साथ एंट्री लेना, लिफ्ट में अचानक मिल जाना, हॉलवे में टकराना,
ये सब लगातार रिपीट होता रहता है। इन सभी कोइंसिडेंसेस की वजह से क्योंग धीरे धीरे मीरे के प्यार में पड़ने लगता है और उसके लिए और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। यहाँ तक कि वो उसके लिए कॉफी भी खरीदता था, लेकिन बेचारा कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उसे दे सके। जिस दिन मीरे ने ढक्कन लगाने में उसकी मदद की थी, उस दिन तो वो उससे और भी ज्यादा डीपली अटैच हो गया था। इसके बाद सीन वापस उसी जगह पर आ जाता है जहां मीरे रोड पर बैठी हुई थी और क्योंग उसके पास आकर खड़ा होता है। क्योंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, इतनी रात में अकेली क्यों बैठी हो। इस पर वो कैजुअली कहती है कि मैं तो बस फ्रेश एयर लेने आई थी, थोड़ा माइंड क्लियर करना था। साथ ही वो अपनी शराब की बोतल भी चुपके से छुपा लेती है ताकि वो नोटिस ना करे। और फिर वो उल्टा क्योंग से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी ऐसे ही घूम रहे हो क्या। इस पर वो कहता है कि हाँ, मैं भी फ्रेश एयर लेने आया हूँ, बस थोड़ा वॉक कर रहा था। अब ये दोनों धीरे धीरे होटल रूम की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में ऑकवर्ड साइलेंस बना रहता है। तभी क्योंग उससे पूछता है कि अभी तुमने ऐसा क्यों कहा था कि फाइनली तुम आ गए, क्या तुमने मुझे किसी और के साथ कंफ्यूज कर लिया था। इस पर वो तुरंत डिनाई करती है और कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। क्योंग फिर कैजुअली पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ सब कैसा चल रहा है, एवरीथिंग ठीक है ना। इस पर मीरे झूठ बोलते हुए कहती है कि सब अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रूम में आने के बाद क्योंग अकेले बैठकर मीरे के बारे में ही सोच रहा होता है और थोड़ा इमोशनल फील कर रहा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब मिस सॉन्ग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तब मीरे उनके पास खड़ी थी और उन्हें संभाल रही थी। जहाँ पर मिस सॉन्ग उससे पूछती है कि तुम अभी तक सिंगल क्यों हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। इस पर वो कैजुअली जवाब देती है कि आप इस बारे में क्यों सोच रही हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहीं पर हमारे हीरो को इनडायरेक्टली पता चल जाता है कि मीरे अभी भी सिंगल है। वो एक पल के लिए खुश होता है, लेकिन तुरंत खुद को कंट्रोल करता है और सोचता है कि मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे दुखी होना चाहिए कि वो सिंगल होने के बावजूद भी मेरे करीब नहीं आना चाहती, मुझे इग्नोर करती रहती है, वो मुझे एक भी चांस नहीं देना चाहती। और यही सोचकर वो और ज्यादा अपसेट हो जाता है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ राइटर सॉन्ग मीरे के पास आती है, वो भी अपने बॉडी पिलो के साथ, और उसे अपने साथ ले जाती है ताकि वो किसी से ना मिले, क्योंकि वो अभी भी पिछली रात की एम्बेरसमेंट से बाहर नहीं आ पाई थी और किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। एयरपोर्ट पर मीरे उनसे कहती है कि क्या आपने अपने बॉयफ्रेंड से बात कर ली है, क्योंकि वो रात को बहुत ज्यादा वरीड था। ये सुनकर मिस सॉन्ग थोड़ा इरिटेट हो जाती है और टॉपिक चेंज कर देती है। इसके बाद हम मीरे को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो आकर आराम की सांस लेती है और मजे से अपने पैरों से रिमोट उठाती है बिना हाथ लगाए। ये ट्रिक उसे काफी फनी लगती है और वो खुद भी एंजॉय करती है इस मोमेंट को। इसके बाद वो फिर से बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में लॉग इन करती है, जहां वो योंगिल से मिलती है और इस बार सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो जाती है। योंगिल उसे प्रपोज कर देता है और वो कम्प्लीटली सरप्राइज हो जाती है। इस पर वो अपने माइंड में उनके साथ बिताए गए सारे मोमेंट्स को रिकॉल करती है जो उसने उसके साथ स्पेंड किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई क्लियर आंसर नहीं दे पाती, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार क्यों आ रहा होता है। फिर वो कंफ्यूज्ड होकर जल्दी से ऐप से लॉग आउट कर जाती है और सोचने लगती है कि वो दोनों के बीच डिफरेंस क्यों नहीं कर पा रही है। अगले दिन से वो कंपनी में क्यों से और भी ज्यादा बचने लगती है और अवॉइड करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो खुद को समझाती है कि आखिर मैं क्यों छिप रही हूँ, मैंने ही उसे रिजेक्ट किया है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं कॉन्फिडेंटली उसके सामने जाऊंगी और उसे फेस करूंगी। फिर वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्योंग की तरफ बढ़ती है, थोड़ा एटीट्यूड के साथ चलती हुई, लेकिन बीच में मिरर आ जाता है और वो उससे टकरा जाती है, जिससे सिचुएशन ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग बन जाती है। इसके बाद वो बिना रुके तुरंत वहां से भाग जाती है और भागते समय उसके माथे पर चोट लग जाती है। अगले दिन वो एक्सटेंशन लगाकर आती है ताकि अपनी चोट को छुपा सके और लोग उसकी तारीफ करते हैं कि उसके बाल अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जू और हेबिन तुरंत समझ जाते हैं कि उसने विग लगाई है और वो उसे टीज करने लगते हैं। क्योंग भी उसे नोटिस करता है और समझ जाता है कि उसने चोट छुपाने के लिए ऐसा किया है, इसलिए वो हल्की सी स्माइल करता है। दूसरी तरफ राइटर सॉन्ग दिखाई जाती है, जो अब भी उसी इंसिडेंट को बार बार याद कर रही होती है और खुद से फ्रस्ट्रेटेड होती है। तभी उनकी असिस्टेंट आती है, लेकिन वो उसे भी डांटकर भगा देती है क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना चाहती। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑफिस में काफी ठंड हो जाती है और सिर्फ एक ही हीटर होता है। क्योंग वो हीटर उठाकर मीरे के पास रख देता है ताकि उसे ठंड न लगे। इस पर वो उसे वहीं बैठने के लिए कहती है और दोनों कैजुअली बातें करने लगते हैं।
फिर दोनों अपना काम खत्म करके साथ में लिफ्ट की तरफ जाते हैं और थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस रहती है। मीरे जल्दी से वहाँ से निकल जाती है, लेकिन क्योंग के पास उसका किचन नाइफ रह जाता है जो वो पहले छोड़ गई थी। घर आने के बाद मीरे को एक लेटर मिलता है जिसे वो खोलती है और उसमें उसकी एक फोटो होती है। उसके पीछे लिखा होता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मैं ये बात छुपा नहीं पा रहा। वो QR कोड स्कैन करती है और उसमें योंगिल की वीडियो चलती है जिसमें वो उसे फिर से प्रपोज कर रहा होता है। ऑफिस में बॉस उसे डांटता है कि उसकी परफॉर्मेंस गिर रही है और प्रोजेक्ट सेकंड प्लेस पर चला गया है। इसके बाद वो राइटर सॉन्ग से मिलने जाती है और उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करती है कि वो हार ना माने, लेकिन वो साफ मना कर देती हैं और कहती हैं कि उनका टाइम खत्म हो चुका है। फिर मीरे उन्हें बाहर खाने के लिए ले जाती है जहाँ हेबिन और क्योंग पहले से मौजूद होते हैं और सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। वहाँ सोयोंग की एंट्री होती है और माहौल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। राइटर सॉन्ग जल्दी जाने की बात करती हैं, लेकिन हेबिन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो सोयोंग को अपने साथ ना ले जाए। वो कंडीशन रखती हैं कि वो राइटिंग छोड़ दे, जिस पर वो अग्री कर जाता है। क्योंग इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और बीच में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। फिर सभी लोग हेबिन के स्टूडियो जाते हैं जहाँ एक पेंटिंग टंगी होती है और पता चलता है कि क्योंग भी पेंटिंग करता है। जब स्नैक्स खत्म हो जाते हैं तो मीरे और क्योंग उन्हें लेने के लिए बाहर जाते हैं और वहीं पर रास्ते में मीरे फाइनली उसे सच बता देती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उसने उससे झूठ बोला था और वो इस बात के लिए उससे सिंसियरली माफी भी मांगती है। तुरंत ही यहाँ पर मीरे का बिजनेस कार्ड भी तैयार हो जाता है जो कि वह उन्हों को दे देती है। इस पर उन्हों कहता है कि तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग काम करती हो। इसके बाद मीरे उन्हों से पूछती है कि आजकल वह क्या कर रहा है, जिस पर वह बता देता है कि उसकी अभी अभी स्टडीज कंप्लीट हुई हैं और उसने अपने एक फ्रेंड के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। इसके बाद मीरे उसके कुंडों के बारे में पूछती है, लेकिन वह कहता है कि जब से वह उससे हारा था उसके बाद से उसने छोड़ दिया। यह जानकर वह हंसना शुरू कर देती है, लेकिन तभी उन्होंने सामने से कह देता है कि तुमने कॉलेज क्यों छोड़ा था। ये सुनने के बाद मीरे अपने मन में सोचती है कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। इसके बाद वह उन्हों से कहती है कि मेरी कुछ पर्सनल मजबूरियां थीं, लेकिन उन्होंने सामने से कहता है कि तुम मुझे कॉल तो कर ही सकती थी। इस पर मीरे सामने से सॉरी बोल देती है। फिर उन्होंने मीरे को बाहर से अपनी कंपनी भी दिखाता है। इसके बाद वह कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन मीरे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। इसके बाद वह उसे बाय बोलकर चली जाती है। मीरे बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह अपनी रिंग निकालकर वापस अपनी रियल वर्ल्ड में आ जाती है, लेकिन तभी उसका फोन रिंग होता है। वह कॉल रिसीव करती है और सामने वाला लड़का कहता है कि क्या तुम ठीक ठाक घर पहुंच गई। यह सुनकर वह हैरान हो जाती है क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उन्हों होता है। इसके बाद वह जल्दी से जाकर बॉक्स के अंदर से टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि सभी कस्टमर्स लॉग आउट होने के बाद भी अपनी रियल लाइफ में अपने डेट के साथ कॉल और मैसेजेस पर बात कर सकते हैं। इसके बाद वह उन्हों से बात करती है और कहती है कि तुमने तो मेरी नींद ही उड़ा दी। इस पर उन्हों सामने से कहता है कि फिर तुम्हें नींद आने तक कॉल पर ही बात करते हैं। बस फिर क्या था, दोनों की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। यह लोग मूवीज को लेकर भी बात करते हैं और दोनों का ही मूवीज को लेकर टेस्ट सेम होता है क्योंकि दोनों को ही हॉरर पसंद होता है। इसके बाद वह एक मूवी डेट प्लान करते हैं और उन्होंने मीरे से कहता है कि कल मैं तुम्हारे ऑफिस के पास वाले स्टेशन पर तुम्हें पिक कर लूंगा। ये सुनकर वह कहती है, लेकिन ऑफिस के पास? इस पर वह कहता है, हाँ, तुम्हारे ऑफिस के पास ही मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद मीरे अपने मन में सोचने लगती है कि यह सब कुछ कितना ज्यादा रियलिस्टिक है। मीरे उन्हों को हाँ बोल देती है। अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मीरे ऑलरेडी मीटिंग के लिए लेट होती है। वह कॉफी लेने जाना चाहती थी, लेकिन क्यों कहता है कि मैं तुम्हारी कॉफी लेकर आ गया था। मीटिंग स्टार्ट होती है तो मीरे एक स्टोरी के बारे में कहती है कि उसे ये स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसके साथ एक दूसरी लड़की भी अग्री करती है, लेकिन क्योंग सामने से कहता है कि इसी तरीके की स्टोरीज चलती हैं। इस पर मीरे कहती है कि इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश है। इस पर क्योंग सामने से कह देता है कि हाँ, ऐसी चाइल्डिश स्टोरीज आजकल टॉप पर चल रही हैं। यह मीरे को एक इनडायरेक्ट टॉन्ट जैसा लगता है क्योंकि राइटर सॉन्ग की स्टोरी भी नंबर 1 पर चल रही थी। यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए एकदम साइलेंस हो जाता है। मीरे क्योंग से कहती है कि तुम किन स्टोरीज के बारे में बात कर रहे हो। इस पर वह सामने से कहता है कि बहुत सारी स्टोरीज हैं। इस पर मीरे अपने मन में सोचती है कि एक नंबर का रूड इंसान है। इसके बाद सभी लोग ब्रेक ले लेते हैं और मीरे अपना फोन चेक करती है जिसमें उन्हों का मैसेज होता है और वह पूछ रहा होता है कि क्या तुम ठीक से ऑफिस पहुंच चुकी हो। अब उन्हों का मैसेज आए और हमारी मीरे खुश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि इतने सालों बाद किसी लड़के ने फोन पर मेरा हालचाल पूछा है। इसके बाद मीरे चॉय के साथ लंच पर जाने वाली थी, लेकिन उसकी एक लंच मीटिंग होती है
और ना चाहते हुए भी उसे क्योंग के साथ लंच पर जाना पड़ता है। यहाँ पर क्योंग उसे पूछता है कि क्या उसे रोमांस पसंद है, क्योंकि उन्हें इसी पर काम करना है। इस पर मीरे मना कर देती है। क्योंग भी कहता है कि उसे भी रोमांस पसंद नहीं है। इस पर मीरे कहती है अच्छा, लेकिन वह मन में सोचती है कि तो क्या मैं नाचूं अगर तुम्हें रोमांस पसंद नहीं है। इसके बाद क्योंग पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है। इस पर मीरे कहती है कि उसे हॉरर पसंद है। इस पर क्योंग सामने से कहता है कि मुझे भी हॉरर मूवीज काफी ज्यादा पसंद हैं। इस पर मीरे बाहर से सिर हिलाती है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है कि मैंने पूछा क्या था जो सामने से जवाब दे रहा है। क्योंग कहता है कि तुम्हें हॉरर पसंद है और तुम रोमांस पर काम कर रही हो, यह तो बहुत मुश्किल होता होगा। इस पर मीरे अपने मन में सोचती है कि इसी कमीने ने मुझे फंसाया है और अब सिंपैथी दिखा रहा है। यहाँ पर मीरे इस बंदे के साथ बहुत ज्यादा बोर्ड हो जाती है। इसके बाद वह जैसे ही ऑफिस से निकलती है तो वह जल्दी जल्दी जाने लगती है, क्योंकि वह उन्हों के साथ मूवी देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। इसके बाद वह लॉग इन करके उन्हों से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर उन्हों पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है। इसके बाद ये दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहां पर मीरे काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। पॉपकॉर्न खाते समय मीरे के हाथ से उन्हों का हाथ टच हो जाता है, जिससे एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद उन्हों अपने हाथों से मीरे को पॉपकॉर्न खिलाता है। इस मोमेंट पर मीरे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि भले ही यह सब कुछ वर्चुअल है, लेकिन उसके इमोशंस पूरी तरह से रियल हैं। इन एहसासों को बयां नहीं कर सके, लेकिन वह इन्हें महसूस कर पा रही थी। इसके बाद उन्होंने मीरे को अपना ऑफिस दिखाने के लिए लेकर आता है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, भले ही वह छोटा था। यहाँ पर मीरे स्कूल टाइम की फोटो भी देखती है, जिसे देखकर वह और भी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। उन्होंने उसके पास आता है और कहता है कि ये 10 साल पुरानी फोटो कितनी ज्यादा अच्छी है। हम लोग कितने छोटे थे उस टाइम। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि 10 साल बाद भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। और उसने हमारी हीरोइन के चेहरे पर ऐसी लाइन मारी कि वह एकदम ही उसकी बात सुनकर पिघल जाती है और उसकी आंखों में खो जाती है। इसके बाद वह मीरे को टेरेस पर लेकर आ जाता है और वह लगातार बस मीरे को ही प्यार भरी नजरों से देख रहा। मीरे के होंठों पर आइसक्रीम लग जाती है, जिसे वह बहुत ही प्यार से हटाता है। फिर वह उसके बालों को भी संवारता है और कहता है कि फिर से कहीं चली तो नहीं जाओगी ना, पिछली बार की तरह। जिस पर यह बंदी मना कर देती है और अपने रियल वर्ल्ड में भी वह बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अब अगले दिन हम मीरे को ट्रेन में देखते हैं, जहां वह ऑफिस जा रही होती है और जाते जाते बस उन्हों के साथ ही चैटिंग में लगी रहती है। ऑफिस में आने के बाद भी वह उन्हों के साथ ही चैट कर रही होती है, जबकि यहाँ मीटिंग चल रही होती है और क्योंग का भी ध्यान पूरा उसी की तरफ होता है और वह अचानक सीरियस टोन में कह देता है कि तुम क्या कर रही हो, जिससे एक पल के लिए वहाँ एकदम शांति हो जाती है। मीरे उससे कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, जिस पर वह कहता है कुछ भी नहीं। अब ऑफिस के बाद फिर से मीरे उन्हों से मिलने पहुंच जाती है। देखो, उन्हों के साथ टाइम स्पेंड करना उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा था। उसके साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स उसकी खुशियों की वजह बन चुके थे और उसके साथ रहकर वह अपनी सारी परेशानियां भूल जाती थी। वह उसके साथ बहुत सारी जगह जाती है, बहुत सारी डेटिंग करती है और यह दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। मीरे इन सब को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि वह अपनी रियल लाइफ में कभी भी इस तरह की डेट पर नहीं गई थी। वह उन्हों का हाथ पकड़कर रोड पर चलने में, उसके कंधे पर सिर रखकर उसके साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती थी, क्योंकि उन्हों के साथ रहते हुए मीरे का टाइम कब गुजरता था उसे इस बात का पता ही नहीं चलता था। वह उन्हों को अपने वर्चुअल हाउस में भी लेकर आ जाती है। उन्हों भी बार बार उसे स्पेशल फील कराता रहता था। साथ ही इन दोनों की किस भी हो जाती है और इन सभी मोमेंट्स की वजह से मीरे अपनी रियल जिंदगी में भी सुकून की नींद लेने लगी थी। मतलब अब ये बंदी बहुत खुश रहने लगी थी। अब हम मीरे को युन के साथ देखते हैं, क्योंकि युन का ब्रेकअप हो चुका था और वह बहुत ज्यादा अपसेट थी और लगातार रो रही थी। साथ ही उसे यह भी रिग्रेट हो रहा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी का इम्पोर्टेंट टाइम डेटिंग में ही वेस्ट कर दिया और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए उसे गलत लड़के मिलते थे, क्योंकि उसके पास मास्टर्स डिग्री भी नहीं थी। और वह मीरे से कहती है कि मुझे तुम्हारी तरह जीना चाहिए था, मुझे भी लड़कों से दूर रहना चाहिए था। मीरे जब घर जा रही होती है तभी उसके पास उन्हों की कॉल आती है और मीरे उससे पूछती है कि क्या वाकई इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना हो। इस पर वह कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ जो तुम ऐसी बातें सोच रही हो। इस पर वह हंसने लगती है और अपने मन में सोचती है कि जो युन रियल लाइफ में ढूंढ रही है वह मुझे मेरी वर्चुअल लाइफ में मिल चुका है। मीरे फिर से उन्हों से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर वह उससे पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो,
तुम्हें क्या लगता है कि हमारा डेटिंग करना सही है या नहीं? क्या हम वाकई में एक दूसरे के लिए बने हैं? इस पर उन्होंने कहता है कि ऑफ कोर्स हम एक दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम कैसे बात करती हो, कैसे हंसती हो, तुम्हारे कितने सुंदर बाल हैं। यह सुनकर यह बंदी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि जो यून रियल लाइफ में ढूंढ रही है वह मुझे यहाँ मिल चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीरे अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और क्योंग भी उनके साथ लंच करने के लिए आया हुआ था। चोई उससे पूछता है कि तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारी टीम कहाँ गई? इस पर वह कहता है कि दरअसल वह सब सुशी खाने के लिए गए हैं और मैं वह नहीं खाता। इस पर जू खुश हो जाती है और वह कहती है कि फिर रोज हमारे साथ ही आना, हम सुशी खाने कभी नहीं जाएंगे। और इसका खुश होना बनता भी था क्योंकि क्योंग उसका क्रश था। यहाँ पर हेबिन मीरे से पूछती है कि क्या वह सैटरडे वर्कशॉप में आ रही है। वर्कशॉप का नाम सुनते ही मीरे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वह सीधा मना कर देती है। इस पर हेबिन उसे याद दिलाती है कि पिछली बार जब वह वर्कशॉप में नहीं गई थी तो बॉस ने उसके साथ क्या किया था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां बॉस इस बंदी को हर मीटिंग में पूरी तरह इग्नोर करता है। यहाँ तक कि जब टीम डिनर में जाते हैं तो वहाँ भी उसे पूरी तरह इग्नोर किया जाता है। साथ ही उस बेचारी को लिफ्ट में भी नहीं आने दिया जाता और ये सारा टॉर्चर उसके साथ 3 वीक्स तक चलता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हेबिन कहती है ठीक है मत जाना, पिछली बार तो 3 वीक्स था, इस बार शायद 6 वीक्स के लिए हो सकता है, पहले से ही तैयार रहना। जिस पर चोई कहता है कि क्योंग भी तो नहीं गया था, लेकिन बॉस ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। और वह क्योंग से कहता है कि क्या तुम इस बार भी नहीं जाओगे? जिस पर तुरंत ही मेरी कहती है कि अगर यह भी नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी और शायद मैं भी बच जाऊं। लेकिन क्योंग सामने से कहता है कि मैं जाऊंगा। यह सुनते ही मेरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे वह एकदम शैतान दिखने लगता है। इसके बाद यह सभी लोग वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं जहाँ इन सभी को सबसे पहले एक गेम खिलाया जाता है जिसका नाम होता है कौन है एनिमे का दीवाना। चोई यहाँ सवाल करता है और सबसे पहले जवाब देती है हमारी प्यारी मिरी, और इसी तरीके से वह कई सवालों के जवाब देती है, लेकिन एक जवाब वह गलत दे देती है और उसका सही जवाब देता है क्योंग। बस फिर क्या था, दोनों के बीच यहाँ एक कंपटीशन छिड़ जाता है और ये दोनों ही सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। मिरी तो प्रॉपर उसे अपना दुश्मन मान चुकी थी और उसका यही मकसद था कि वह आज जीत कर रहेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्योंग ही जीत जाता है और इस मोमेंट पर तो मिरी का माथा एकदम सटक जाता है। अगले सीन में ये सभी लोग पानी के पास होते हैं जहाँ इनको ट्रेजर हंट खिलाया जा रहा था और मेरी सिर्फ अपने फोन में बिजी थी और वह काफी ज्यादा अपसेट भी लग रही थी क्योंकि वह उन्हों के साथ बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे। इसलिए वह इरिटेट होकर बार बार यही कह रही थी कि आखिर इतनी ठंड में ऐसा बेकार काम कौन करता है। उसी समय वहाँ सभी की वीडियो शूट की जा रही होती है और बाय मिस्टेक उसका फोन पानी में गिर जाता है। बस फिर क्या था, सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जोई जल्दी जल्दी से अपनी जैकेट निकालता है, अपने शूज निकालता है, अपनी सॉक्स निकालता है, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी पानी में छलांग लगा देगा। लेकिन पानी में पैर रखते ही वह कांप जाता है क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। फिर वह एक्सरसाइज करने लगता है अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए ताकि वह फाइनली पानी में कूद सके। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो स्लो मोशन में आता है और पानी से फोन निकाल लेता है। फिर वह स्लो मोशन में उन सभी की तरफ बढ़ता है और उसके चारों तरफ एक लाइट जैसी फील हो रही होती है। जू को तो वह एकदम प्रिंस की तरह नजर आ रहा था। वह मिरी को फोन देता है और कहता है कि शायद इसकी स्क्रीन टूट चुकी है और वहां से चला जाता है। जू जब स्क्रीन देखती है तो वह बहुत उदास हो जाती है क्योंकि सच में स्क्रीन टूट चुकी होती है और वह उसका नया फोन भी था। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं, सिंगिंग करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। क्योंग ने भी काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और वह इतने ज्यादा नशे में होता है कि वह सभी बॉटल्स को एक लाइन में लगा रहा होता है और उनके ढक्कन बंद कर रहा होता है। और जब एक बॉटल का ढक्कन नहीं मिलता तो वह बहुत ही क्यूटली सबके पास जाकर कहता है कि इसका ढक्कन नहीं मिल रहा। तभी सबकी नजर उन बॉटल्स पर पड़ती है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं कि क्योंग ने इतने नशे में भी कितनी क्यूट हरकत की है। इसके बाद चोई उसे लेकर चला जाता है और रूम में सुला देता है। इसके बाद सभी लोग मिरी को गाना गाने के लिए कहते हैं और फाइनली वह गाना गाती है। वह गाना गा ही रही होती है कि क्योंग फिर से वहाँ आ जाता है जिसे देखकर वह एकदम शांत हो जाती है। इस सीन में दिखाया जाता है कि मिरी जब बाहर आती है तो वह देखती है कि क्योंग के पास जू बैठी हुई है। उन्हें देखकर वह हैरान हो जाती है। साथ ही जू अपना सिर उसके शोल्डर पर रखती है। यह देखकर मिरी जल्दी से अंदर चली जाती है और सोचने लगती है। फिर वह सोचती है कि ओह, तो यह ऑफिस के लड़के को डेट कर रही है।
अब अगले दिन सभी वहाँ से निकल रहे होते हैं। क्योंग मिरी और उसके फ्रेंड्स को अपनी कार में बैठने को कहता है, जिस पर मिरी कहती है कि हम लोग बस से चले जाएंगे, लेकिन चोई कहता है कि चलो चलते हैं। चोई जल्दी से पीछे बैठ जाता है। मिरी भी पीछे बैठने वाली थी, लेकिन जू पीछे बैठ जाती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी मिरी को आगे बैठना पड़ता है। जू और चोई को ड्रॉप करने के बाद क्योंग मिरी को ड्रॉप करने जाता है, जहाँ वह मिरी के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। यह सुनकर मिरी हैरान हो जाती है। एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो गया। वह कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, जिस पर वह कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस पर मिरी बिना कुछ कहे कार से बाहर आ जाती है और क्योंग भी वहां से चला जाता है। वह घर आकर भी इसी बारे में सोचती रहती है और सोचती है कि क्योंग कितना बड़ा कमीना है। वह जू को पहले से डेट कर रहा है और अब उसके सामने भी लव कन्फेस कर रहा है। वह डबल डेटिंग करना चाहता है और इस वजह से वह उससे और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। लेकिन अगले दिन ऑफिस में जू इन सभी को बताती है कि उसने क्योंग के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब जू ने उसके शोल्डर पर सिर रखा था, वह सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे चक्कर आ रहे थे, वरना ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद मेरी सोचने लगती है कि तो उसने सच कहा था कि वह मुझे पसंद करता है और वह डबल डेटिंग नहीं कर रहा है। तभी ऑफिस में क्योंग की एंट्री होती है। उसे देखते ही जू घबराकर जल्दी से मिरी के पीछे छिप जाती है। मिरी की नजर भी जैसे ही क्योंग पर पड़ती है, वह जल्दी से चोई को अपने आगे कर लेती है और यहाँ पर ये तीनों एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। क्योंग भी हैरानी से इन तीनों को देखता है और मिन को लगता है कि ये लोग कोई गेम खेल रहे हैं, तो वह अपनी चेयर पर बैठे बैठे पीछे से आकर जू को खींचना शुरू कर देती है, जिससे बेचारा चोई जमीन पर गिर जाता है। साथ ही मीरे इतनी ज्यादा एम्बेरेस्ड हो जाती है कि वह अपने चेहरे को अपने बालों से ही ढक लेती है। एंड गाइस, यह सीन वाकई में बहुत ही ज्यादा फनी था। मीरे पूरा टाइम कंपनी में बस इसी बारे में सोच रही थी कि किस तरीके से क्योंग ने उसके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। वह बार बार यही सोच रही थी और सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो चुका था और काम में भी उसका मन नहीं लग रहा था। साथ ही वह क्योंग को भी बार बार अवॉइड कर रही थी। वह बाहर जाने लगती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। वह पूरी ताकत लगा देती है। तभी क्योंग कहता है कि दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है, जिसके बाद वह दरवाजा खोलती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। इसके बाद मीरे कॉफी बना रही होती है कि क्योंग वहां आ जाता है। वह फिर से वहां से जाने लगती है, लेकिन इस बार क्योंग उसे रोक लेता है। वह उससे पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुम मुझे इस तरीके से अवॉइड क्यों कर रही हो? मुझसे क्यों भाग रही हो? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मुझे बता दो, मैं अपनी हार मान लूंगा। तभी मीरे के पास एक मैसेज आता है और क्योंग उससे पूछ लेता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? जिस पर मीरे कहती है कि हाँ, मैं किसी और को डेट कर रही हूँ और तुमने जो कुछ भी कहा था मैं समझूंगी कि वह कुछ हुआ ही नहीं था। इस पर क्योंग सामने से ठीक है बोल देता है और उसका यह रिएक्शन देखकर मीरे थोड़ी हैरान हो जाती है। मीरे घर जाते हुए भी इसी बारे में सोच रही होती है कि क्योंग ने उससे इस तरीके से बात की जैसे वह उस पर कोई एहसान कर रहा हो, और रिजेक्शन के बाद भी उसकी एटीट्यूड कम नहीं हुई। घर आने के बाद वह फिर से उनसे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। वह उसे यह भी बताती है कि किसी लड़के ने उसे प्रपोज किया था, जिस पर उन्हें पूछता है कि क्या यह वही लड़का है जिससे तुम बहुत ज्यादा चिढ़ती हो? वह कहती है हाँ वही है। इस पर वह कहता है कि मुझे पहले से पता था कि वह ऐसा ही करेगा। रियल वर्ल्ड में आने के बाद मीरे आईने में खुद को बार बार देखकर बहुत खुश हो रही होती है कि वह कितनी सुंदर है और किसी ने उसे प्रपोज भी किया। इसके बाद वह युन से मिलने जाती है, जो कि पार्लर में होती है और अपना हेयर स्पा करवा रही होती। वह मीरे को भी हेयर स्पा कराने के लिए कहती है, लेकिन मीरे मना कर देती है। वहीं पर मीरे दो लड़कियों को देखती है जो एक मैगजीन पढ़ रही होती हैं और उसमें उन्हों के बारे में लिखा होता है। इसके बाद मीरे भी वह मैगजीन पढ़ती है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें लिखा होता है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड। उन्हों एक ऐसा लड़का है जिसकी डिमांड हर लड़की कर रही है और सभी को वह बहुत पसंद आ रहा है। उसकी खूबियां बताई जाती हैं, जिस तरीके से वह लड़की का रिबन बांधता है, उन्हें प्रपोज करता है, उनके साथ सनसेट देखता है। ये सब देखकर मीर को याद आता है कि यह सारी चीजें उसके साथ भी हो चुकी हैं। घर पर आने के बाद वह बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। इसके बाद वह फिर से बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में जाती है, जहां वह उन्हों से मिलती है, लेकिन इस बार वह उसकी बातों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उसे बार बार यही याद आ रहा था कि वह अकेली लड़की नहीं है जो उसे डेट कर रही है। उन्होंने उसके पास आता है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन वह उसे रोक देती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते, इस बार मैं तुम्हें बताकर जाऊंगी। और वह अपने वर्चुअल वर्ल्ड के घर में आ जाती है, जहां वह सोच रही होती है कि बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड वालों ने उसकी फीलिंग्स के साथ खेला है, लेकिन अब वह अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देगी।
तभी वहाँ उसकी डेट मैनेजर आ जाती है। उसे देखते ही मीरे कहती है कि तुम यहाँ इसलिए आई हो ताकि मैं सब्सक्रिप्शन कैंसिल ना करूँ। जिस पर वह कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस तुमसे मिलने आई हूँ। मीरे उससे पूछती है कि बताओ उन्होंने इस टाइम कितनी लड़कियों को डेट कर रहा है, जिस पर वह बताती है 34,000 और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। ये सुनकर मीरे को और गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि वह सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देगी। तब मैनेजर कहती है कि उनके पास एक और ऑप्शन है। दरअसल वे लोग अपने कस्टमर की डिमांड पर कस्टमाइज्ड बॉयफ्रेंड भी बनाते हैं, तो उसे भी ये ट्राई करना चाहिए और उस बॉयफ्रेंड का नाम होगा योंगिल। अब मीरे अपने रियल वर्ल्ड में आती है, जहां उसके पास एक लिंक आता है कि अगर उसे अपना बॉयफ्रेंड कस्टमाइज कराना है तो उसे पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसके बाद वह इन्फॉर्मेशन भरना स्टार्ट करती है। साथ ही वह योंगिल का रिव्यू भी चेक करती है, जो कि बहुत अच्छा होता है। फिर वह अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देती है और प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद वह ऐप में लॉगिन करती है और खुद को एक रोड पर पाती है, जहां वह कार चला रही होती है। मीरे को नहीं पता होता कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन उसे इतना पता होता है कि इस रास्ते के आखिर में उसे वह लड़का मिलेगा जो उसके लिए परफेक्ट है। इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी उसका नेक रिबन अचानक से उड़ जाता है और पीछे से एक लड़का बाइक पर आता है, जो उसे पकड़ लेता है। वह लड़का एकदम फुल स्टाइल में उसके साइड से गुजरता है और आगे जाकर अपनी बाइक रोक देता है। मीरे भी कार के ब्रेक्स लगाती है और वह हैरान हो जाती है और फाइनली उसे समझ आ जाता है कि यह उसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद वह बंदा अपना हेलमेट उतारता है और उसके बाल रेड कलर के होते हैं। मीरे भी कार से बाहर आ जाती है उसे देखने के लिए, लेकिन जैसे ही वह उसके पास आता है तो उसे देखकर वह घबरा जाती है और पीछे हट जाती है। नेक्स्ट डे हम उसे कंपनी में देखते हैं, जहां वह लिफ्ट के बाहर खड़ी होती है और उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ होता है। वह लिफ्ट के अंदर आती है और जैसे ही दरवाज़ा बंद होने वाला होता है तभी क्योंग वहां आ जाता है। उसे देखकर भी वह घबरा जाती है और पीछे हटने लगती है। फिर हमें पिछले दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां उसका वर्चुअल बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि क्योंग के फेस जैसा दिखने वाला लड़का होता है। यह देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है, जहां वर्कशॉप के दौरान क्योंग ढक्कन ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे ढक्कन नहीं मिल रहा होता। तभी वहां मीरे आती है, वह भी ढक्कन लेकर, और कहती है कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। इसके बाद वह ढक्कन लगा देता है और बहुत खुश होकर मीरे की तरफ देखने लगता है। योंगिल मीरे को उसका स्कार्फ देता है और सिस्टम की तरफ से अनाउंस किया जाता है कि वह उसका कस्टम डेट है। यह देखकर मीरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है कि यह सब क्या फालतू की बकवास है। वह तुरंत जाकर अपनी डेटिंग मैनेजर से मिलती है। मैनेजर योंगिल को अच्छे से चेक करती है और फिर मीरे से कहती है कि मुझे तो ये एकदम परफेक्ट लगा, इसमें कोई कमी नहीं है। जिस पर मीरे कहती है कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे जो चाहिए था ये वह है ही नहीं। तुम्हारा एआई समझ ही नहीं पाया। तुमने उसकी शक्ल देखी है, कितनी ज़्यादा वियर्ड है। इस पर मैनेजर कहती है कि नहीं, वह तो बहुत हैंडसम दिखता है। इस पर मीरे कहती है कि बस बहुत हुआ, एक काम करो, उसे बदल दो। मैनेजर कहती है कि ऐसे कैसे बदल दूं? वह खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया गया है। जो जो तुम्हें लड़कों में चाहिए था वह सब कुछ उसमें डाल दिया गया है। उसे एक मौका तो देकर देखो, शायद तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए। लेकिन मीरे कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम उसे बदल दो। इस पर सिस्टम कहता है कि नहीं बदलूंगी, क्योंकि पहले ही मेंशन कर दिया गया था कि तुम सिर्फ एक बार ही अपने बॉयफ्रेंड को कस्टमाइज करा सकती हो। इस पे मीरे कहती है कि तो फिर उसका फेस बदल दो, बस इतना ही काफ़ी है। मैनेजर कहती है कि उसके फेस में आखिर खराबी क्या है? उसके पीछे क्यों पड़ी हो तुम? पहले मुझे ये बताओ। वह ना तो भिंडा है ना कान्हा है, वह तुम्हारे सपनों का प्रिंस है। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसी के हिसाब से उसे बनाया गया है। लेकिन मीरे जिद करने लगती है, पर मैनेजर साफ मना कर देती है। इसके बाद वह लॉग आउट हो जाती है और जल्दी से कस्टमर केयर पर कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल लगता ही नहीं। इसके बाद वह बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की टीम को गालियां देने लगती है। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां मीरे ऑफिस की लिफ्ट में होती है और वहां क्योंग आ जाता है। लिफ्ट के अंदर मीरे बहुत अजीब बिहेव करती है। वह क्योंग को देखना नहीं चाहती, इसलिए वह सोने की एक्टिंग करने लगती है। इसके बाद हम उन्हें मीटिंग में देखते हैं, जहां मीरे का ध्यान क्योंग की तरफ होता है और वह उसे ध्यान से देख रही होती है। लेकिन जैसे ही क्योंग उसकी तरफ देखता है, वह अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और बिजी होने का नाटक करती है।
मीरे उसे देखते हुए सोचने लगती है कि आखिर यह मेरे सपनों का प्रिंस कैसे हो सकता है। लेकिन जब वह उसे ध्यान से देखती है तो सोचती है कि इसकी आंखें तो सुंदर हैं, इसकी नाक भी अच्छी है और होंठ भी काफी प्यारे हैं, लेकिन फिर भी यह मेरे सपनों का प्रिंस नहीं हो सकता। तभी क्योंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। वह कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हम देखते हैं कि क्योंग अपना काम कर रहा होता है, लेकिन मीरे अभी भी उसे देखे जा रही होती है। इस पर क्योंग इरिटेट होकर कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम बताओगी। मीरे कहती है कि मुझे क्या होगा। क्यों कहता है कि तो फिर नजरें चुराकर मुझे क्यों देख रही हो। इस पर वह कहती है कि मैं तो बस तुम्हारा चेहरा देख रही हूँ। वह पूछता है कि इसका मतलब क्या है। इस पर मीरे कहती है कि क्या हर चेहरा एक जैसा होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे जैसे दिखने वाले और भी लोग हों। यह बात सुनकर क्यों कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब देखते हैं। मीरे कॉफी पीते हुए बस यही सोच रही थी कि ये मेरे सपनों का राजकुमार हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन तभी सामने से क्यों कहता है कि जो कॉफी तुम अभी पी रही हो वो एक्चुअली मेरी है, जिसे मैं अभी लेने वाला था। इस पर तो ये बंदी जल्दी से घबरा जाती है और तुरंत उसकी कॉफी उसे वापस कर देती है और थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगती है। अगले दिन हम मीरे को युन के साथ देखते हैं, जहां पर युन मीरे को बताती है कि वो ब्लाइंड डेट पर जा रही है, वो भी एक नहीं बल्कि दो दो ब्लाइंड डेट पर जा रही है, बैक टू बैक। साथ ही वो मीरे से ये भी कहती है कि उसे भी उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए, क्योंकि अब टाइम निकलता जा रहा है। जिस पर मीरे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में लड़का ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें वैसे भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। इस पर तो युन सामने से कहती है कि अच्छे लड़कों का सच में अकाल पड़ चुका है, मार्केट में अवेलेबिलिटी ही नहीं है। घर जाते हुए मीरे भी अपने मन में बस यही सोच रही थी कि अब वाकई में उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छे लड़के तो पहले से ही बुक्ड हैं और ऑलरेडी कमिटेड हैं। और तभी उसके सामने बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की एडवर्टाइजमेंट फिर से आ जाती है, जो बार बार उसके सामने आ रही थी। जिसके बाद वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो योंगिल को एक प्रॉपर चांस देगी और वो दोबारा से एप्लीकेशन में लॉग इन करती है, इस बार सीरियसली। जहां पर योंगिल उसकी कार को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें से तो धुआं निकल चुका था और हालत काफी खराब थी। जिस पर योंगिल उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन मीरे उसे मना कर देती है और कहती है कि वो मैनेज कर लेगी। तभी कार की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और कंप्लीटली बंद हो जाती है, जिसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और फिर वो उसके साथ बाइक पर बैठ जाती है और वो उसे अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। मीरे अपने मन में बस यही सोच रही थी कि उसने क्या क्या आंसर्स दिए थे, क्योंकि उसकी डिमांड थी कि वो अपने डेट के साथ किसी अननोन जगह पर जाए, जिसकी डेस्टिनेशन ही उसे पता ना हो। साथ ही लड़के की एंट्री एकदम फिल्मी स्टाइल में होनी चाहिए, थोड़ा ड्रामेटिक और इम्प्रेसिव। योंगिल मीरे को एक पब में लेकर आता है, जहां पर बारटेंडर उसकी शक्ल देखकर ही गेस कर लेता है कि उसे क्या पसंद है और वो एकदम परफेक्ट ड्रिंक बनाकर उसे सर्व करता है। अब योंगिल मीरे से सवाल करने लगता है कि क्या वो टूरिस्ट है और अकेली ही घूमने आई है इस शहर में, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है और थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है। योंगिल पूछता है कि ऐसा क्यों। इस पर वो कहती है कि क्योंकि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और वो थोड़ा चेंज चाहती थी। योंगिल पूछता है कि क्या वो तुम्हें चीट कर रहा था और कितनी लड़कियों को डेट कर रहा था। इस पर तो सामने से ये बंदी कहती है कि हजारों को, लिटरली हजारों को। ये सुनते ही तो योंगिल पूरी तरह शॉक हो जाता है और कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। इसके बाद योंगिल इस बंदी को उसके रूम तक सेफली छोड़ देता है और फिर वहां से चला जाता है। मीरे जैसे ही रूम के अंदर और आगे बढ़ती है तो अंधेरे में अचानक से कोई उसका पैर पकड़ लेता है। इस मोमेंट पर तो ये बंदी अपनी रियल लाइफ में भी डर जाती है और घबराकर जोर से बोलती है कि कौन है वहां। फिर वो जल्दी से लाइट ऑन करती है और देखती है कि वहां कोई और नहीं बल्कि मिस जांग होती है, जिसे वो अपनी स्कूल फ्रेंड सूजी समझ लेती है और तुरंत कहती है, अरे यार सूजी, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तू कैसी है, कहाँ थी इतने दिनों से। लेकिन यहाँ पर उस बंदी का नाम यूना होता है और वो तुरंत ही गुस्से में कह देती है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो, क्या तुम मुझे जानती हो। जिस पर मीरे कहती है, नहीं नहीं, माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई, मुझे गलत फहमी हो गई थी। लेकिन इस कहानी में ये बंदी बहुत ही ज़्यादा रूड होती है और लगातार बस चिल्ला रही होती है, क्योंकि उसका एटीट्यूड बहुत अग्रेसिव होता है। यहाँ तक कि वो हमारी हीरोइन के बारे में ये भी कह देती है कि इस बदतमीज़ औरत को यहाँ कौन लेकर आया और इसे यहाँ रहने का हक किसने दिया।
इसके बाद खाना खाते वक्त योंगिल मीरे को बताता है कि 3 दिन बाद उसकी कार पूरी तरह ठीक हो जाएगी और वो उसे वापस मिल जाएगी। यहाँ पर मीरे योंगिल से पूछती है कि वो काम क्या करता है, उसकी प्रोफेशन क्या है, जिस पर वो कहता है कि वो स्केचिंग करता है और ड्राइंग बनाता है प्रोफेशनली। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाती है और उसे अपना हाई स्कूल याद आ जाता है। फिर हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि उसे किस तरह का लड़का पसंद है, उसे कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। जिस पर वो एक लड़के की तरफ देखती है जो स्केचिंग कर रहा होता है और वो कहती है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए। और तभी वहाँ एक और लड़के की एंट्री होती है जिसके बाल रेड कलर के होते हैं और वो कहती है कि मुझे ऐसा भी लड़का चाहिए। मतलब दोनों मिक्स होने चाहिए, लाइक वाइट कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि ओह समझ गई, तुम्हें सांता क्लॉज पसंद है। जिस पर मीरे सोचती है कि कोई इतना गधा कैसे हो सकता है, लॉजिक ही नहीं है। अगले दिन कंपनी में मीरे अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी। कैजुअल डिस्कशन चल रहा था जहां पर जू कहती है कि आजकल वो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है और उसका मूड हमेशा अच्छा रहता है। साथ ही वो हेबिन से भी कहती है कि तुम भी इसे ट्राई क्यों नहीं करती, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जिस पर मीरे कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, क्लियरली बताओ। इस पर जू कहती है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड एप्लीकेशन के बारे में। ये सुनते ही तो चोई कहता है कि क्या सच में तुम उसे यूज करती हो? मुझे तो लगा था एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ झूठ दिखाया जाता है। आखिर लड़कियां इतनी ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकती हैं कि रियल लाइफ छोड़कर वर्चुअल लाइफ में बॉयफ्रेंड बना रही हैं। हे बिन भी कहती है कि इतने सारे खर्चे होते हैं, भला उसके ऊपर पैसे क्यों खर्च करें। जिस पर जू कहती है कि क्योंकि वो बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट है। वैसे भी अगर हम किसी को रियल लाइफ में डेट करते हैं तो हमें 5 लाख से ज्यादा का खर्चा पड़ता है, लेकिन इसमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन फी लगती है और कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता। और तुम्हें हैंडसम लड़के मिलते हैं, सब कुछ मिलता है जो तुम चाहते हो, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और सेटिस्फाइंग है। इनके साथ बातें करते करते मीरे यहाँ पर क्योंग की तरफ भी देखती है और फिर अपने दिल पर हाथ रखकर सोचती है। इसे देखकर मेरा दिल बिल्कुल भी तेज़ नहीं धड़कता, मतलब ये मेरा ड्रीम मैन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके बाद मीरे फिर से योंगिल से मिलने के लिए पहुंच जाती है, इस बार थोड़ी डिफरेंट फीलिंग के साथ। जहां पर उसे देखकर वो सोच रही होती है कि ये तो क्योंग से बिल्कुल अलग है, पर्सनैलिटी भी अलग है। योंगिल भी उसके पास आ जाता है और पूछता है कि तुम्हें क्या करना पसंद है, तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं। इस पर वो अपने मन में सोचती है, तुम्हें देखना, बस तुम्हें ही देखना। यहाँ पर वो बंदा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और उसे पानी के बीच में लेकर आ जाता है जहाँ पूरा माहौल बहुत रोमांटिक और काल्म होता है। अब हमें सूजी दिखाई जाती है जो कि योगा कर रही होती है और जैसे ही बारटेंडर उसको देखता है वो भी उसको कॉपी करने लगता है। बस फिर क्या था, सूजी तो पूरी तरह स्टार्ट हो जाती है और वो उसे भी प्रॉपर तरीके से योगा कराना शुरू कर देती है जैसे कोई इंस्ट्रक्टर हो। एक बार फिर से हमको क्योंग और योंगिल दिखाई देते हैं जहाँ पर क्योंग योंगिल की स्केच बुक देखती है और बोलती है कि इसमें सिर्फ कपल्स ही क्यों हैं, आखिर ऐसा क्यों है। जिस पर वो कहता है कि क्योंकि मैं कपल्स की स्केचिंग करता हूँ और यही मेरा मेन फोकस है। इस पर वो कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है और इंटरेस्टिंग भी है। इस पर वो कहता है कि और मैं ज़्यादातर सभी कपल्स के स्केच नहीं बनाता हूँ, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कपल्स के ही बनाता हूँ जिनकी आंखों में मुझे सच्चा प्यार नज़र आता है, क्योंकि सच्चा प्यार मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और हर किसी को नहीं मिलता। अब ये लोग अपने रिजॉर्ट में वापस आ रहे होते हैं, वो भी जंगल के रास्ते से गुजरते हुए जहाँ थोड़ा डार्क और मिस्टीरियस माहौल होता है। यहाँ पर योंगिल कहता है कि दरअसल मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ा सीरियस टोन में। वो खुश होकर कहती है कि जो भी कहना है जल्दी कह दो, मैं सुन रही हूँ। इस पर वो कहता है कि दरअसल हम रास्ता भटक चुके हैं और हमें सही डायरेक्शन नहीं मिल रही। ये सुनकर तो वो पूरी तरह शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। वो कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ और मुझे रास्ता बिल्कुल भी याद नहीं है। इस पर वो याद करती है कि उसने पहले मेंशन किया था कि उसे हॉरर मूवीज पसंद हैं। इस पर तो उसका माथा एकदम ठनक जाता है और वो अपने मन में सोचती है कि मुझे मूवीज पसंद हैं, ये सब सिचुएशन क्यों क्रिएट की जा रही है। मूवीज पसंद होने का ये मतलब नहीं कि मुझे भूत प्रेत देखना भी पसंद है। मीरे योंगिल से कहने लगती है कि कुछ करो, जल्दी कुछ करो, हमें यहाँ से निकलना है, ये जगह सेफ नहीं लग रही। तभी झाड़ियों के बीच से अजीब सी आवाज आती है जिससे माहौल और डरावना हो जाता है। ये सुनते ही मीरे जल्दी से योंगिल के पीछे छुप जाती है
और डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन तभी वहाँ एक प्यारा सा पपी आता है, जिसे देखकर योंगिल कहता है कि लगता है अब हमें रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि ये ओनर का पपी है और ये हमें गाइड कर सकता है। और फिर दोनों उसके पीछे पीछे चलते हुए वहाँ से सेफली निकल जाते हैं। अगले दिन कंपनी में बॉस मीरे और क्योंग को बुलाता है, जहाँ पर वो मीरे से पूछता है कि क्या तुमने राइटर को बता दिया है कि वो एड उन्हें नहीं मिल रहा है, जिस पर वो इनकार कर देती है और कहती है कि अभी नहीं बताया। इस पर बॉस गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर कब बताओगी, ये काम डिले क्यों हो रहा है। साथ ही वो उन्हें ये भी बताते हैं कि एक अवार्ड शो होने वाला है जिसमें दोनों राइटर्स जाएंगे और तुम दोनों को भी उनके साथ जाना होगा। अपने अपने राइटर्स का अच्छे से ध्यान रखना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मीरे राइटर सॉन्ग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उन्हें ये बात बताती है, जिस पर वो एकदम भड़क जाती हैं और कहती हैं कि वो कंपनी पागल हो चुकी है, उन्हें उस राइटर की घटिया ड्राइंग ही मिली है प्रमोशन के लिए। फिर हम मीरे को युन के साथ देखते हैं, जहाँ पर युन मीरे को अपनी ब्लाइंड डेट्स के बारे में बता रही होती है। इस पर मीरे कहती है कि आखिर तुम्हें डेट करना ही क्यों है, क्या जरूरत है। जिस पर युन कहती है कि तुम एक लड़के का बहुत ज्यादा जिक्र करती हो, क्या तुम उसे पसंद करती हो। इस पर वो कहती है कि किस लड़के के बारे में बात कर रही हो। जिस पर युन कहती है तुम्हारे ऑफिस वाला वो लड़का क्योंग। ये सुनकर तो मीरे भड़क जाती है और कहती है कि छी, बिल्कुल नहीं, मैं उसे क्यों पसंद करूंगी। वैसे भी उल्टा है, वो मुझे पसंद करता है और उसने मुझे प्रपोज भी किया था, लेकिन मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, समझी। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं कर सकती। साथ ही मीरे उसकी फोटो भी दिखाती है, जिस पर युन कहती है कि ये तुम्हारे टाइप का तो नहीं लगता, लेकिन ये बहुत ज्यादा हैंडसम है। अब हमें अवार्ड शो दिखाया जाता है, जहाँ पर मीरे और क्योंग भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पॉपुलर अवार्ड राइटर सॉन्ग को दिया जाता है, जिस पर मीरे बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से उन्हें बुके देती है। वो स्टेज पर जाकर स्पीच देती हैं और कहती हैं कि पिछले 4 सालों से मुझे यही अवार्ड मिल रहा है, अगर अगली बार भी मुझे यही अवार्ड मिला तो मैं यहाँ पर आने वाली नहीं हूँ। फिर वो हंसने लगती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ, डर क्यों गए, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन बेस्ट राइटर का अवार्ड हेबिन को मिल जाता है। ये देखकर राइटर सॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उनका मूड खराब हो जाता है। अवार्ड शो के बाद सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन राइटर सॉन्ग रेस्टोरेंट के अंदर जाने को तैयार नहीं होती। मीरे उन्हें समझाती है कि आप दोनों एक ही कंपनी के राइटर हैं, आपको अंदर आना चाहिए। अगर आप उसे कंग्रेचुलेट कर देंगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन वो गुस्से में मीरे को धक्का दे देती है। मीरे गिरने ही वाली होती है, लेकिन क्योंग आकर उसे संभाल लेता है और सिचुएशन कंट्रोल करता है। इसके बाद वो राइटर सॉन्ग को भी अंदर आने के लिए कहता है और वो फाइनली अंदर आ जाती हैं। यहाँ पर वो हेबिन को देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती हैं, इसलिए वो बेकार की बातें करना शुरू कर देती हैं। इस पर हेबिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आप में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। जिस पर राइटर सॉन्ग कहती हैं कि मैं तुम्हें नहीं मिली, मैंने तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। ये सुनकर वो एम्बेरेस्ड हो जाता है और कहता है कि आप ये क्या बोल रही हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे अच्छे से याद है कि जब हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे, तब तुम मेरे घर के बाहर नूडल्स रखकर जाया करते थे। मैंने कई बार तुम्हें भागते हुए देखा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि मैंने उनमें से कुछ भी नहीं खाया, मैं हमेशा उन्हें फेंक देती थी। इस पर वो एकदम चुप हो जाता है और फिर गुस्से में कहता है कि वो आपके लिए नहीं बल्कि सोयोंग के लिए रखता था। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और राइटर सॉन्ग जो अपना ड्रिंक डाल रही होती हैं, गिलास भर जाता है लेकिन वो डालती ही रहती हैं। वो पूरी तरह शॉक में चली जाती हैं और तभी मीरे कहती है इनकी असिस्टेंट। ये सुनकर लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब राइटर सॉन्ग और ज्यादा एम्बेरेस्ड हो जाती हैं। वो उठकर जाने लगती हैं और कहती हैं कि देखो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुमने समझा, किसी को भी गलतफहमी हो सकती है और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड है। अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये औरत नशे में पूरी तरह टाली होती है और मीरे उसे उसके रूम में छोड़ने के लिए आती है। तभी वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल भी आता है, जो उसकी काफी ज्यादा चिंता कर रहा होता है और बार बार उसका हाल पूछ रहा होता है। अब हम उसे रोड पर देखते हैं, जो कि अकेले बैठी हुई थी और काफी देर से वहीं बैठी सोच रही थी, थोड़ा उदास और लॉस्ट सी लग रही थी। तभी यहाँ पर उसके पास योंगिल की कॉल आ जाती है, जो कि उससे पूछता है कि तुम आखिर कहाँ पर हो, क्या मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊं, तुम ठीक तो हो ना। और तभी उसी टाइम पर वहाँ क्योंग भी आ जाता है, लेकिन मीरे उसे योंगिल समझ लेती है क्योंकि वो उसी के बारे में सोच रही होती है। वो उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है फाइनली तुम आ गए, मैं कब से वेट कर रही थी। लेकिन तभी वो सामने से कहता है कि तुम यहाँ इस तरह अकेले क्यों बैठी हो, सब ठीक है ना। जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि ये तो योंगिल नहीं बल्कि क्योंग है
और वो एकदम से ऑकवर्ड फील करने लगती है और थोड़ा पीछे हट जाती है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें राइटर सॉन्ग दिखाई जाती है, जो कि हॉस्पिटल में बैठी हुई थी और किसी पेशेंट के ऊपर गुस्से में चिल्ला रही होती है। तभी वहां पर एंट्री होती है एक हैंडसम डॉक्टर की, जिसे देखते ही वो बोल पड़ती है, वाओ ये कितना हैंडसम है, लेकिन ये सब मेरा सपना है क्या? आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? और अचानक से सीन शिफ्ट हो जाता है और वो खुद को राजा महाराजा के टाइम में पाती है, जहाँ पर एक वॉरियर उसके पास आता है और उससे कुछ लेने की कोशिश करता है। इस पर वो कॉन्फिडेंटली कहती है कि मैं समझ गई तुम क्या चाहते हो, और वो उसे एक कागज देने लगती है। लेकिन जैसे ही वो वॉरियर उस कागज को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो उसकी कमर पर मारना शुरू कर देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कहाँ है मेरा बॉयफ्रेंड? कहाँ है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड वाला बॉयफ्रेंड? जल्दी से यहाँ आओ। और तभी वो उस वॉरियर का चेहरा देखती है, जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव होता है, जिसे देखकर वो एकदम रुक जाती है। तभी वहां पर एक सर्वेंट भी आ जाता है और कहता है, राजकुमारी मैं आपको बचा लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। इस पर वो कंफ्यूज होकर कहती है, तो ये है मेरा बॉयफ्रेंड, आखिर कौन है असली वाला? और गाइज ये पूरा सीन बहुत ही ज्यादा फनी और एंटरटेनिंग होता है। इस पर तो क्योंग कहता है, तो अब तो तुम मुझे नहीं रोकोगी ना? ये सुनकर तो मीरे एकदम ही शांत हो जाती है। कुछ सेकंड के लिए वह उसे देखने ही लगती है और वह कुछ बोलने वाली थी। तभी हेबिन उन दोनों को बाहर देख लेता है और वह जल्दी से उन्हें अंदर बुला लेता है। अब ये सभी एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ पर हेबिन राइटर सॉन्ग के काम की बुराइयां कर रहा था। इस पर मीरे सामने से कहती है, तुम भी तो बहुत ही बेकार काम करते हो, क्योंकि मैंने सुना है कि उनको रात भर ऑफिस में ही रुकना पड़ता है। इस पर वह हैरान हो जाता है और उनसे कहता है, तुम्हें कब ऐसा रुकना पड़ा? मैं तो हमेशा ही तुम्हें 2 दिन पहले स्क्रिप्ट भेजता हूँ। इस पर वह कहती है, वो क्या है ना, मुझे काम एकदम परफेक्ट चाहिए। राइटर सॉन्ग कहती है, देखो तुम्हारे घटिया काम को ठीक करने में ही बेचारे को 2 दिन लग जाते हैं। इसके बाद मीरे अपना चार्जर लेने के लिए जाती है, जहाँ पर वह क्यों को बैठे हुए देखती है, जो कि आंख बंद करके बैठा था। वह बैठकर उसे देखने लगती है और सोचने लगती है कि उसने यह बात क्यों कही थी। तभी वह अपनी आंख खोलता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वह कहती है, मुझे क्या हुआ होगा? इस पर क्यों कहता है, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? इस पर वह कहती है, कौन सा दर्द? जिस पर वह उसके फॉरहेड पर टच करता है और कहता है, यहाँ पर। इस पर वह कहती है, नहीं नहीं। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। मीरे जॉगिंग कर रही थी और बार बार उसके बारे में सोच रही थी। वह बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड हो जाती है, इसलिए बहुत जोर से चिल्लाती है। उसे देखकर साइड वाले लोग सोचते हैं कि वह जोश में चिल्ला रही है, तो वे भी चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद मीरे अपनी बेस्टी को कॉल करती है और वह कहती है, मैं तेरे फ्लैट के पास हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट खरीद लिया है, मैं आ रही हूँ। इस पर वह कहती है, पहले बताना चाहिए था, मैं तो शॉपिंग करने के लिए बाहर आई हूँ क्योंकि मेरा वैक्यूम क्लीनर खराब हो गया था। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है और जल्दी से छुपने लगती है। मीरे पूछती है, क्या हुआ? इस पर वह बताती है, ब्लाइंड डेट वाला लड़का ने मुझे बताया था कि वह यहाँ काम करता है, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। इस पर मीरे कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है, जाओ जाकर उससे डिस्काउंट ले लो। लेकिन वह कहती है, आधे ब्लाइंड डेट में ही मैं भाग गई थी और एक कोने में जाकर बैठ गई थी। तभी उसकी नजर पड़ती है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड पर। अब ऑफिस पहुंचने पर मीरे जैसे ही लिफ्ट में जाने लगती है तो ओवरवेट हो जाता है, जिसके बाद वह बाहर ही रुक जाती है। क्योंक भी उसके लिए बाहर ही आ जाता है। फिर वे एक बार फिर से स्टोर रूम में मिलते हैं, जहाँ पर क्योंग मीरे से कहता है, तुम्हारे बाल तो बहुत ही जल्दी बड़े हो गए, लेकिन पहले ज्यादा अच्छे लग रहे थे। और वह वहां से चला जाता है। अब ऑफिस से निकलते समय क्योंग मीरे को उसका किचन सेट वापस कर देता है। साथ ही वह उसे यह भी बताता है कि वह गिफ्ट वही लेकर आया था। अब रात को भी सोने से पहले क्योंग का गुड नाइट मैसेज आता है। यह देखकर तो मेरे फोन को फेंक ही देती है और कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, और वह उसे अलग अलग पोजेस में इमेजिन करना शुरू कर देती है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीरे बहुत अच्छे से मेकअप करती है और फिर वह क्योंग की बातों को याद करती है कि उसने उसके बालों की तारीफ की थी। जिसके बाद वह जल्दी से ब्रश को धोती है, अपने फॉरहेड पर लगाती है, लेकिन जब स्ट्रेट कर रही होती है तो यहाँ तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। जिसके बाद वह ऑफिस पहुंचती है एक कैप लगाकर। इस पर हेबेन उससे कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, इतना अच्छा मेकअप करके तुमने कैप क्यों पहना हुआ है? इस पर वह कहती है, ऐसे ही, स्टाइल के लिए। मीरे को ऑफिस में यह भी पता चलता है कि अब प्लान सी का एक गेम भी बनाया जा रहा है, जिसके लिए क्योंक बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। जिसके बाद वह राइटर सॉन्ग से मिलने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर भी वह खोई खोई थी। इस पर राइटर सॉन्ग कहती है,
तुम्हारा ध्यान कहाँ है? भूख लगी है, पहले कुछ खाने के लिए मंगा लो। इसके बाद खाना खाने के बाद ये लोग फिर से काम शुरू करते हैं, लेकिन राइटर सॉन्ग लगातार चैटिंग पर बिजी थी। इस पर मीरे उन्हें कहती है, आप यह क्या कर रही हैं? आपको पता भी है प्लान सी का गेम भी बनने जा रहा है। इसी तरीके से चलता रहा तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। इस पर वह कहती है, आखिर मैंने किया क्या? मीरे कहती है, अभी भी आप चैटिंग कर रही हैं। इस पर वह कहती है, बॉयफ्रेंड से 2 बातें क्या कर ली? तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? इस पर मीरे कहती है, लड़के ऐसे ही होते हैं, हमेशा आपका ध्यान इधर उधर भटकाते रहते हैं, इसलिए इसको साइड में रखो और काम पर ध्यान देते हैं। अब रात को कंपनी से निकलते समय क्योंग मीरे से कहता है, तुम ट्रेन से जा रही हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन रोड पर आने के बाद जैसे ही मीरे की नजर एक बस पर पड़ती है, वह कहती है, आज मैं बस से जा रही हूँ, और बिना कुछ सुने ही जल्दी से बस में जाकर बैठ जाती है। क्यों हैरानी से कहता है, वाकई में इसे बस से जाना है। अब वह शांति से बस में बैठी होती है और जब उसकी नजर रूट पर पड़ती है तो ड्राइवर से कहती है, यह बस कहाँ जा रही है? इस पर वह कहता है, हाईवे जा रही है, आप बैठ क्यों नहीं जाती? जिसका साफ मतलब था कि वह गलत रास्ते पर चली गई थी। अब हम यून को देखते हैं जो ब्लाइंड डेट पर होती है। यहाँ पर लड़का उसे काफी सारे सवाल करता है और जब वह बोलना शुरू करती है तो लड़का यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद यून वहाँ एकदम अकेली रह जाती है और तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। एक लाइट जलती है जो एक हैंडसम लड़के पर पड़ती है जो पियानो बजा रहा था। वह कहता है, यहाँ एक खूबसूरत लड़की बैठी है जिसका ब्लाइंड डेट भाग गया है, लेकिन वह अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूँ, और वह उसके लिए गाना गाता है। इसके बाद धीरे धीरे लोग वहाँ से गायब होने लगते हैं और एज एन ऑडियंस हमें समझ आता है कि यून भी बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के अंदर ही है। इसके बाद यून जल्दी से जागती है और कहती है, यह तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसमें तो मजा ही आ गया, और वह दोबारा से उसमें लॉग इन करती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीरे कंपनी में थी और वह अपने दोस्तों के साथ खड़ी होकर क्रिसमस ट्री को देख रही थी और वे लोग बातें कर रहे थे कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज उनका बॉस बिजी है, इसीलिए किसी ने भी इसे डिकोर नहीं किया। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर अकेले ये दोनों ही कंपनी में बचते हैं, यानी कि मीरे और क्योंग। मीरे क्योंग को देखकर सोच रही होती है कि हे बिन ने तो कहा था कि वह हमेशा ही 2 दिन पहले स्क्रिप्ट भेज देता है, तो आखिर यह कर क्या रहा है। जिसके बाद वह जाकर उसके कंप्यूटर में झांकने की कोशिश करती है और फिर कहती है, लगता है कि बिन ने भी अभी तक तुम्हें स्क्रिप्ट नहीं भेजी है। इस पर वह कहता है, उसने तो स्क्रिप्ट पहले ही भेज दी है। मीरे कहती है, तो फिर तुम यहाँ क्यों रुके हो? इस पर वह कहता है, क्योंकि मैं रुकना चाहता हूँ। यह सुनकर तो वह जल्दी से अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। इसके बाद फाइनली राइटर सॉन्ग उसको स्क्रिप्ट भेज देती है और वह उसे अपलोड भी कर देती है और तभी सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उसकी नजर पड़ती है क्रिसमस ट्री पर। वह जल्दी से उसे जाकर देखती है तो वह एकदम ही शाइन कर रहा था, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी क्योंग यहाँ पर केक लेकर आता है जो कि उसे क्रिसमस विश करता है, जिसके बाद तो मीरे बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है। ऑफिस से निकलते समय क्योंग मीरे से कहता है कि आज भी आप बस से जाने वाली हैं। इस पर वह साफ इनकार कर देती है, बिकॉज इतने धक्के कौन ही खाएगा। रास्ते में चलते हुए उनकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है। इस पर मीरे कहती है, तुम्हारी और इस आर्टिस्ट की पेंटिंग काफी ज्यादा मिलती जुलती है। इस पर वह कहता है, क्योंकि पहले मैं इस आर्टिस्ट को बहुत पसंद करता था, अब क्योंकि मीरे भी हमेशा उसके कैलेंडर खरीदा करती थी, इसलिए वह उसका भी फेवरेट था। इस पर तो क्यों कहता है, इनका एग्जीबिशन पास में ही लगा है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? लेकिन मीरे कहती है, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। इसके बाद ये लोग स्ट्रीट फूड खाते हैं और फिर दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। मीरे को क्योंग ने एक लेटर दिया था जिसे वह खोलकर देखती है, जिसके बाद वह योंगिल और हे बिन दोनों के ही लेटर को देखने लगती है और फिर वह बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में लॉग इन करती है, जहां पर योंगिल पहले से मौजूद होता है। वह उसे कुछ बताना चाहती थी लेकिन बार बार वह उसकी बातों को काट रहा था। इस पर वह कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर वह सामने से कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे रिजेक्ट करने वाली हो। इसके बाद योंगिल उसका स्केच बनाता है जहाँ पर वह काफी ज्यादा उदास होती है, जिसके बाद वह उसे कहती है कि अब वह इस ऐप में दोबारा लॉगिन नहीं करेगी बिकॉज वह अपनी फीलिंग्स के साथ कंफ्यूज्ड है। इस पर तो योंगिल उसे कहता है, तुम जब भी यहाँ वापस आओगी तब भी मैं ऐसा ही रहूंगा और तुमसे उतना ही प्यार करूंगा, लेकिन असल जिंदगी में जिसे तुम पसंद करती हो
क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वह बाद में भी वैसा ही रहेगा? क्योंकि लोग हमेशा चेंज हो जाते हैं, लेकिन मैं कभी चेंज नहीं होने वाला। अब अगले दिन कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मीटिंग होती है और सभी कुछ कैरेक्टर्स को चूज कर रहे थे। योंगजिन जिन कैरेक्टर्स को चूज करता है, मीरे उन सभी को कहती है कि सब बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। इस पर वह कहता है, आखिर ये सब बेकार क्यों है? जिस पर वह कहती है, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आ रहे, इसलिए यहीं पर रुक जाना ही बेहतर होगा। इसके बाद वे लोग कैंटीन एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर क्योंग मीरे से कहता है, तुम्हें हुआ क्या है? इस पर वह कहती है, दरअसल मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आकर खुद को हर्ट नहीं करना चाहती। और वह उसे रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वह काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। मीरे का भी ऐसा ही हाल था, वह भी काफी ज्यादा अपसेट थी। और फिर वह याद करती है कि जब उसके एक्स से उसका ब्रेकअप हुआ था, किस तरीके से वह यून के पास जाकर बहुत ही ज्यादा रोई थी और वह काफी समय तक इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाई थी और किस तरीके से उसने उसे भुलाया। इसके बाद दोनों ऑफिस में अपने अपने काम पर ध्यान देने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, खासकर मीरे, जो कि क्योंग के आजू बाजू भी नहीं भटकती थी। यहाँ तक कि मीरे ने उसके लेटर को भी वापस उसके टेबल के पास ही रख दिया होता है, जिसे देखकर तो उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हम सभी को टीम डिनर में देखते हैं, जहाँ पर सभी के हॉलीडेज आने वाले थे, इसलिए बॉस सभी से कह रहे थे कि हॉलीडेज में अच्छे से एंजॉय करना। सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। चॉय जल्दी से मीरे को टैक्सी में बुलाता है। जैसे ही वह जाकर बैठती है तो टैक्सी में क्योंग पहले से मौजूद था। चॉय पहले ही टैक्सी से उतर जाता है। इसके बाद मीरे का भी स्टॉप आ जाता है, वह भी टैक्सी से उतरती है और क्योंकि स्नोफॉल हो रहा था इसलिए क्योंग भी उसके पीछे आता है और वह उसे अम्ब्रेला देता है, लेकिन वह उसे साफ मना कर देती है। इस पर वह सामने से कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्नोफॉल से बचाना चाहता हूँ, इसलिए अम्ब्रेला दे रहा हूँ, या मुझसे इतनी छोटी मदद भी तुम नहीं ले सकती। वैसे मैंने तुमसे कब कहा है कि तुम भी मुझे पसंद करो? इस पर वह सामने से कहती है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास दिल है, मेरे पास दिल नहीं है। जब भी मेरा दिल तुम्हारी तरफ झुकता है तो मुझे खुद को रोकना पड़ता है, क्योंकि मैं हर्ट होने से डरती हूँ, क्योंकि बाद में तुम भी बदल जाओगे। इस पर वह कहता है, बदलाव इतना भी बुरा नहीं होता। वैसे जब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। यह सुनकर तो वह इमोशनल हो जाती है। क्योंकि उसे किस करता है और वह भी उसे किस करने लगती है, जिसका मतलब है कि फाइनली उसने क्योंग को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद क्योंग उसे हग कर लेता है। इस पर मीरे अपने मन में सोचती है कि अब मैं यह नहीं बोल सकती कि यह गलती है और पीछे नहीं हट सकती, जिसके बाद वह भी उसे हक करती है। अब घर जाने से पहले क्योंग उसे एग्जीबिशन के टिकट्स देता है और कहता है, कल आखिरी शो है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मीरे घर आकर बार बार इसी बारे में सोचती रहती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। क्योंग पहले से ही एग्जीबिशन में पहुंच जाता है, जहां पर वह मीरे का काफी ज्यादा वेट कर रहा था। यहाँ पर वह दूसरी लड़की को मीरे समझ लेता है पीछे से, लेकिन उसके पास जाने पर उसे पता चलता है कि वह मीरे नहीं है। जिसके बाद वह बाहर आता है, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ती है और वहाँ कोई और नहीं बल्कि मीरे होती है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मीरे जल्दी से उसके पास भाग कर आती है। क्योंकि नोटिस करता है कि उसने की चेन को फिर से अपने बैग में लटका लिया था। अब अंदर जाते समय क्योंकि मीरे से कहता है, तुम्हें आने में देरी क्यों हो गई? इस पर वह कहती है, शुक्र करो कि मैं आ गई। जिस पर वह कहता है, तो तुम आई क्यों हो? इस पर वह कहती है, क्योंकि तुमने बुलाया था। अब रात को दोनों ही हॉरर मूवी देखने जाते हैं, जहाँ पर मीरे तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी, पर क्योंकि हालत खराब हो जाती है। वह तो उसे देखकर घबरा जा रहा था, मतलब इस बंदे की एकदम फटी हुई थी, लेकिन वह मीरे को यह नहीं दिखाना चाहता था कि वह इतना ज्यादा डरा हुआ है। लेकिन मीरे समझ जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इसके बाद दोनों ही हॉलीडेज में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वह बाहर खाना खाने जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, साथ ही वह एक दूसरे के साथ बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करते हैं। यहाँ तक कि जब ऑफिस भी स्टार्ट हो जाता है तो वह दूसरों से बचकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं भूलते। मीरे क्योंग के लिए बहुत ही क्यूट सा खाना बनाकर लेकर आती है, जिसे वह खाता है और कहता है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मीरे भी उसे खाने लगती है, लेकिन वह उसे कहता है यह मत खाओ। जैसे ही वह उसे खाती है तो उसे एहसास हो जाता है कि उसमें उसने हद से ज्यादा नमक डाल दिया है। ऑफिस की लिफ्ट में भी वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने का मौका नहीं छोड़ते और वह लोग साथ में ड्रिंक करने भी जाते हैं। अब हमको राइटर सॉन्ग दिखाई जाती है,
जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉल पर बात कर रही थी। सो यंग भी उन्हें बात करते हुए देखती है, जिसके बाद सो यंग उनसे बोलती है, आप बहुत ज्यादा खुश लग रही हैं, ऐसे आप बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। यह सुनकर तो राइटर सॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यंग बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड को लेकर किसी का आर्टिकल पढ़ती है, जिसे पढ़कर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, पर वह किसी और का आर्टिकल नहीं बल्कि यून का आर्टिकल होता है। अब हम यून को बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के अंदर देखते हैं, जहां पर वह एक एक्टर को डेट कर रही थी एंड एक्टर उसे थोड़ा रुक जाने को कहता है, पर वह कहती है रुकने की क्या जरूरत है, कार में बहुत ज्यादा मजा आएगा। बस फिर क्या था, उसका रोमांस स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद यून अपना नेक्स्ट डेट ढूंढ रही होती है। इस पर उसकी डेटिंग मैनेजर कहती है, फिर से तुम्हें नया लड़का चाहिए, तुम्हें खुद पर काबू रखने की जरूरत है, क्योंकि एक हफ्ते में 10 लड़कों को डेट करना बहुत होता है। इस पर यून तुरंत कहती है, सिर्फ 10 क्यों, मेरे पास तो बहुत सारा फ्री टाइम है। इस पर वह कहती है, पर मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जिस पर मैनेजर बोलती है, लग तो रहा है। यून कहती है, यहाँ ऐसा फील होता है कि सारे लड़के मेरे लिए पागल हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मैं कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदल सकती हूँ। साथ ही कुछ ऐसे थीम्स हैं जिनमें लड़कियां लड़कों को पटा नहीं पाती, लेकिन मैं वहाँ एंटर करती हूँ और जाते ही बाजी मार लेती हूँ। और यही सारी चीजें तो मुझे खुश करती हैं, क्योंकि लड़के पटाने में तो मैं सबकी माँ हूँ। अब यून अपना लैपटॉप चेक करती है तो वह देखती है कि उसके आर्टिकल को 10,000 से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं। साथ ही उस पर बहुत सारे लाइक्स आए हैं, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अगले दिन मीरे को कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर वह हे बिन के साथ क्रिसमस ट्री की लाइटिंग हटा रही थी। हे बिन पूछती है, तुम न्यू ईयर की छुट्टियों में क्या करोगी? जिस पर मीरे कहती है, बस ऑरेंज खाते हुए कॉमिक्स पढ़ूंगी। तभी क्योंग भी वहाँ आता है, उससे भी यही सवाल किया जाता है और वह भी सेम आंसर करता है। इस पर हेबिन हैरानी से कहती है, तुम दोनों एक जैसे, एकदम बोरिंग हो। मीरे जल्दी से स्टोर रूम में सामान रखने के लिए आ जाती है और वह सोच रही थी कि खैर बच गए, वरना पकड़े जाते कि हम डेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर क्यों भी सामान रखने के लिए आता है। मीरे जब निकलने लगती है तो वह गिरने वाली होती है, लेकिन क्यों उसे संभालता है। इस पर मीरे कहती है, किसी ने देखा तो नहीं, वरना हम पकड़े जाएंगे। और फिर वह जल्दी से अपनी डेस्क पर आकर बैठ जाती है। इसके बाद मीरे राइटर सॉन्ग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वह कह रही होती है, मैं तंग आ चुकी हूँ लिखते लिखते, अगले कॉन्ट्रैक्ट में मैं पैनल की अकाउंटिंग को ही घटा दूंगी। ये सुनकर मीरे को याद आता है कि उसके बॉस ने कहा था कि अगर मिस सॉन्ग ऐसे ही करती रही तो हम उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे रिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वे लोग खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर राइटर सॉन्ग बहुत धीरे धीरे खाना खा रही थी। इस पर मीरे उनसे कहती है, हमें कुछ करना होगा, प्लान सी आगे बढ़ता जा रहा है और हम पीछे रह रहे हैं, कुछ तो करना होगा। राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, कहानी में कुछ नया करो। इस पर वह कहती है, डायलॉग मारना बहुत आसान होता है। मीरे कहती है, मैं डायलॉग नहीं मार रही, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। अब हम मीरे और क्योंग को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर मीरे अपने स्क्रिप्ट को देख रही होती है और क्योंग भी उसे देखता है और कहता है, कुछ दिनों तक तो लोगों को पसंद आएगी, लेकिन यह ज्यादा टिकेगी नहीं। इसके बाद मीरे उसका टैब देखती है, जिसमें वह एक पेंटिंग बना रहा होता है। वह उससे कहती है, क्या तुम मुझे भी एक बनाकर दोगे? इस पर वह कहता है, मैं क्या तुम्हारी तस्वीर बनाऊं? इस पर वह एक पल के लिए शांत हो जाती है और उसे योंगिल याद आता है, और क्योंकि वह कुछ नहीं बोल रही थी, इसलिए क्योंग कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं नहीं बनाऊं? जिस पर वह कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब हमको राइटर सॉन्ग दिखाई जाती है, जो कि फाइनली अपने स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी, लेकिन उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो रही थी, जिसके बाद वह बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में लॉग इन करती है। यहाँ पर वह अपने बॉयफ्रेंड को बता रही होती है कि उनका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, जिससे ऑडियंस को समझ आता है कि जिससे वह दिन रात बात करती हैं वह कोई और नहीं बल्कि उनका बॉयफ्रेंड है। सॉन्ग का बॉयफ्रेंड उन्हें मोटिवेट करता है और कहता है, जल्दी जाओ, अपना काम खत्म करो और वापस आओ तो रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जिसके बाद वह वापस आती हैं और रेस्टोरेंट पहुंचती हैं, जहां पर उनके बॉयफ्रेंड ने काफी अच्छी डेकोरेशन करके रखी होती है, जिसे देखकर तो वह हद से ज्यादा खुश हो जाती है। उनके बॉयफ्रेंड ने उनके लिए बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना बनाया हुआ था। फिर यह सब कुछ देखकर और अपने बॉयफ्रेंड को देखकर मिस सॉन्ग के दिमाग की बत्ती जलती है और उन्हें स्क्रिप्ट के लिए एक नया आइडिया आता है। अगले सीन में हम क्योंग को मीरे और उसके दोस्तों के साथ देखते हैं, जहाँ पर शोई क्योंग से कहता है, आजकल तुम हमारे साथ खाना क्यों खाते हो, अपनी टीम के साथ खाना क्यों नहीं खाते? इस पर तो मीरे घबरा जाती है, लेकिन तभी जू कहती है, तुम तुम्हारी टीम क्या कर रहे हो? हम सब एक ही तो ऑफिस से है ना। अब यहाँ पर
बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की एडवर्टाइजमेंट आती है। उसे देखकर तो इन लोगों के बीच डिस्कशन शुरू हो जाता है। क्योंग भी कहता है कोई भी लड़की इसे यूज क्यों करेगी, यह तो एक फालतू चीज है। यह लाइन सुनते ही तो मीरे पूरी तरह घबरा जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि वह तो इसकी सबसे बड़ी यूजर है। खाने के बाद सभी लोग ड्रिंक पर जाने का प्लान करते हैं। मीरे तो इनकार करती है, लेकिन वे सभी लोग क्योंग को जबरदस्ती ले जाते हैं। वह भी बेचारा अपना मन मारते हुए उनके साथ चला जाता है। अब मीरे ऑफिस में काम कर रही थी कि तभी जोर से आवाज आती है, मीरे। और वह हैरान होकर जैसे ही देखती है तो उसकी नजर क्योंग पर पड़ती है, जो कि नशे में टल्ली होकर उससे मिलने आ गया था। वह जल्दी से उसे छिपा देती है। दूसरी तरफ हम चोई, हेबिन और जू को देखते हैं। वे लोग कहते हैं, भला एक गिलास पीकर कोई कैसे टल्ली हो सकता है और वह चला कहाँ गया। अब इधर मीरे उसे बहुत अच्छे से संभाल रही थी और वह बहुत ही क्यूट क्यूट हरकतें कर रहा था, जिसके बाद वह उसे सुला देती है। और जब वह थोड़ी देर बाद जागता है तो उसका नशा उतर चुका था। इसके बाद यह दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं और रात भर चैटिंग करते हैं। अब रात को ही मीरे देखती है कि उनका वेबटून देखते रह जाओगे टॉप 1 पर रैंक कर रहा था। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह जल्दी से राइटर सॉन्ग को कॉल करके यह खुशखबरी देती है। वह कहती है, आपने तो कमाल कर दिया। आप जो न्यू कैरेक्टर लेकर आए हो, जेसी वू के एकदम ऑपोजिट, वह कितना ज़्यादा अच्छा है। उसकी वजह से ही यह टॉप 1 पर आ गया है। हे बिन को भी हम अगले सीन में देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास था और वह क्योंग से कह रहा था, मुझे जल्दी बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सेकंड ऑप्शन पर कैसे चला गया, मतलब रैंकिंग सेकंड पर कैसे आ गया। अब क्योंग अपना कोट पहनकर जाने लगता है। इस पर हेबिन कहता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, पानी की मछली की तरह तड़प रहे हो, तब से जाने के लिए कहाँ जा रहे हो। जिस पर वह उसे कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ हम हमारी हीरोइन को देखते हैं, जो कि यून के साथ होती है। यून कहती है, इतने दिनों बाद तो मिलने का मौका मिला और आज तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रही हो। यहाँ पर यून यह भी कहती है कि वह भी किसी के साथ डेट पर जाने वाली है, जो कि उसके घर पर ही आने वाला है। क्योंग मीरे के घर पर आता है, जहाँ पर वह बहुत ज्यादा खुश होती है। वह काफी सारी खाने पीने की चीजें लेकर आया था और ये दोनों एक साथ काफी सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। एक साथ वेबटून पढ़ते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं और साथ में काम भी करते हैं और बीच बीच में थोड़ा बहुत रोमांस का तड़का भी लगाते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर मिन को देखते हैं, जिनके पास एक लड़की आती है और कहती है, जरा देखिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। वह कहती है, एक लड़की है जो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड को यूज कर रही है और नए नए आर्टिकल्स लिख रही है। यहाँ तक कि वह लड़कियों को चीट कोड भी बता रही है। यह सुनकर वह कहते हैं, चीट कोड, यह कोई गेम थोड़ी है। इस पर वह लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने एक महीने में 300 से भी ज्यादा लड़कों को डेट किया है और वह इसे एक गेम की तरह खेल रही है। अब हम यून को देखते हैं, जो इस बार अलग अलग लोगों को डेट कर रही थी। यह वह पल था जहां पर कोई भी लड़की उन्हें पटाने में फेल हो जाती थी, लेकिन यह यहाँ पर भी उन्हें पटाकर दिखा देती है, वह भी सिर्फ एक आंख मारकर। और जब वह जेसी वू से मिलती है तो वह बिना डरे कह देती है, नेकलेस के अलावा यह पूरा होटल भी मेरे नाम कर दो। और एक एनआईए एजेंट, जिसे देखकर मीरे डेटिंग से भाग गई थी, यह बंदी तो उसके सामने भी नहीं डरती और मस्त उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो। तब वह लड़का ही घबरा जाता है और क्योंकि वह इसे एक गेम की तरह खेल रही थी, इसलिए उसके हाथ एक लव ट्रायंगल लग जाता है। जिसके बाद उसके पास आते हैं दो दो हैंडसम लड़के और वह दोनों को एक साथ डेट करती है। और गाइज, ये सच में डेटिंग की माँ है। मिस्टर किम जब सारे रिव्यूज पढ़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें यह भी लिखा था कि उसने एक साथ 4 लड़कों को भी डेट किया है। अब तो मिस्टर किम को और भी ज्यादा परेशानी होने लगती है, क्योंकि अगर सभी इसी स्पीड से डेटिंग करेंगे तो जल्दी अगले महीने सभी बॉयफ्रेंड खत्म हो जाएंगे और लड़कियां फिर सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगी। वह कहते हैं, जल्दी इस लड़की के बारे में पता करो, क्योंकि यह लड़की नहीं है, आफत है, आफत। अगले दिन ऑफिस में मीरे को क्योंग एक नॉवल देता है, जिसे वह खोलती है तो उसमें उसकी एक पिक्चर होती है, मतलब उसकी एक तस्वीर होती है, जो कि क्योंग ने खुद से बनाई थी, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी उसके दोस्त उसे कहते हैं कि अभी अभी एक आर्टिकल छपा है, तुम्हें जल्दी से उसे पढ़ना चाहिए। वह आर्टिकल को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राइटर सॉन्ग ने देखते रह जाओगे में जिस न्यू कैरेक्टर को लेकर आई हैं, वह बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड से कॉपी किया गया है। उसकी सारी हरकतें, उसका नाम और उसके फीचर्स भी सब कुछ उससे मैच करता है। इसके बाद तो मीरे जल्दी से राइटर सॉन्ग को कॉल करना शुरू कर देती है, लेकिन वह कॉल ही नहीं उठाती। बॉस भी अंदर से गुस्से में भागकर आता है और कहता है, जल्दी से राइटर सॉन्ग को कॉल करो, साथ ही इस आर्टिकल को हटाने की भी ट्राई करो।
जिससे पूरे ऑफिस में उथल पुथल मच जाती है। लेकिन मीरे के लिए तो सब कुछ एकदम ही ठहर जाता है। हर जगह राइटर सॉन्ग की भर भर कर बुराइयां हो रही थी और अब सब सीधा उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने कैरेक्टर ही चोरी कर लिया। और देखते रह जाओगे कि रेटिंग भी पूरी तरह गिर चुकी थी। साथ ही बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की भी भर भर कर बुराइयां होने लगती हैं। सब लोग यह बोल रहे थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लड़कियां हमेशा बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में ही रहेंगी और रियल लाइफ में लड़कों को डेट नहीं करेंगी, जिससे पॉपुलेशन में भी कमी आ सकती है। साथ ही यून को भी ऑनलाइन उसके आर्टिकल्स पर बहुत सारी गालियां पड़ रही थीं। लोग उसे बोल रहे थे कि उस लाइफ में तो हीरोइन बनकर रहती है और रियल लाइफ में एकदम ही डरपोक हो। मीरे जल्दी से राइटर सॉन्ग से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर वह नहीं होती। मीरे वहीं पर रुककर उनका इंतजार करने का सोचती है। अब हम हेबिन को देखते हैं जो कि क्योंग के साथ होता है और वह कह रहा होता है, देखो तो जरा वह औरत कितनी ज्यादा चालाक निकली। नकली बॉयफ्रेंड के दम पर इतना ज्यादा उड़ रही थी और मुझे ज्ञान दे रही थी कि उसकी लाइफ में कोई भी मसाला नहीं है, उसमें कोई भी टैलेंट नहीं है। मैं तो कहता हूँ उसके पिछले कैरेक्टर्स भी कहीं ना कहीं से उसने चुराए होंगे। पता नहीं सोयंग का क्या होगा, बेचारी के ऊपर क्या बीत रही होगी। उसकी तो जॉब ही चली जाएगी। फिर वह जल्दी से उसे मैसेज करता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मानता हूँ कि राइटर सॉन्ग घटिया है और बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड भी घटिया है, लेकिन अगर तुम्हारी जॉब चली जाती है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा जॉब दिलाने में। क्यों उसे मैसेज करने से रोकता है पर वह नहीं रुकता और तभी सोयंग का दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है, ना तो राइटर सॉन्ग घटिया है और ना ही बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड घटिया है, क्योंकि मैं भी इसे यूज करती हूँ। घटिया हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम। आइंदा मुझे मैसेज मत करना, अपने काम से काम रखो। यह रिप्लाई पढ़कर तो वह शॉक में चला जाता है। क्यों कहता है, भुगतो अपने किए की सजा। क्यों जैसे ही टाइम मिलता है तो मीरे को कॉल करता है और वह पूछता है कि उसने कुछ खाया या नहीं और वह कहाँ पर है। इस पर मीरे बताती है कि उसने कुछ नहीं खाया और वह अभी भी मिस सॉन्ग का इंतजार कर रही है। मीरे उसे कहती है, क्योंकि मैं अभी यहीं पर उनका इंतजार करूंगी तो मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो। मेरे घर पर जाकर एक पेन ड्राइव में मेरी और मिस सॉन्ग की मीटिंग डिटेल्स हैं, वह मुझे मेल कर दो। जिस पर वह कहता है ठीक है और वह घर के लिए निकल जाता है। इधर मीरे उनके ऑफिस में आ जाती है और इधर उधर देखने लगती है और तभी उसकी नज़र बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के बॉक्स पर पड़ती है, जिसके बाद उसे याद आता है कि उसका बॉक्स वहीं पर रखा है। साथ ही क्यों को यह सब पसंद नहीं है, जिसके बाद वह लगातार उसे कॉल करना स्टार्ट करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता। वह तुरंत ही वहां से निकल जाती है। इधर क्यों घर पर आ जाता है और वह पेन ड्राइव ढूंढना शुरू कर देता है। साथ ही वह बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के बॉक्स को भी देख लेता है, पर वह ज्यादा कुछ नोटिस नहीं करता और पेन ड्राइव से उन सभी डॉक्यूमेंट्स को निकालने लगता है। अब मीरे दिखाई जाती है जो कि जैसे तैसे जल्दी से घर पहुंच जाती है। वह कहता है, इतनी जल्दी में क्यों आई हो? जिस पर मीरे कहती है, क्योंकि तुम कॉल नहीं उठा रहे थे और मुझे तुम्हारी टेंशन होने लगी। इस पर वह कहता है, वो क्या है ना, मैं घर की साफ सफाई में लग गया था। और वह उसे हग करता है। अब दोनों रात में सो रहे थे, लेकिन क्योंग को नींद नहीं आती। वह बाहर आता है जहाँ पर उसकी नजर मीरे की तस्वीर पर पड़ती है और वह उस तस्वीर को देखने लगता है और सोचता है कि यह कहाँ की तस्वीर है। तभी वह उसके पीछे देखता है जहाँ पर लिखा होता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और साथ में एक क्यूआर कोड भी होता है। वह उस क्यूआर कोड को स्कैन करता है जिसमें वह खुद को ही देखता है जो कि बोल रहा होता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? यह सब कुछ देखकर वह पूरी तरह हैरान हो जाता है। उसे इन सब पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर यह सब क्या है। जिसके बाद वह बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में लॉग इन करता है और वहां पर वह खुद को एज अ मीरे देखता है, जिससे तो वह बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी यहाँ पर क्योंगिल आता है और वह कहता है, तुम आ गई। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम नहीं आओगी, पर कोई बात नहीं, तुमने आने में बहुत ही ज्यादा देर लगा दी। और उसे देखकर तो वह और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब रात को मीरे की भी आंखें खुल जाती हैं और वह देखती है कि क्यों उसके पास नहीं है। वह घबराकर जल्दी से बाहर आती है तो पूरे घर में क्यों नहीं होता। वह परेशान हो जाती है, लेकिन तभी वह बाहर से आता है। वह उससे कहती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहता है, नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए चला गया था। आखिर तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? जिस पर वह कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें देखा नहीं तो इसलिए। इसके बाद वह दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन क्यों यहाँ पर खोया खोया लग रहा था। यह देखकर तो हमारी हीरोइन भी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और वह उससे कहती है, क्या कुछ हुआ है? इसके बाद वह जाने लगता है। वह काफी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था, इसलिए मीरे कहती है, क्या कल रात कुछ हुआ था? इस पर वह कहता है, मैंने देख लिया। वह कहती है, तुमने क्या देख लिया? जिस पर वह कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया। जिस पर वह कहती है,
ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे गलत मत समझना। मुझे मिस्टर किम ने वो दिया था सिर्फ अपना रिव्यू देने के लिए, और फिर मैं उसको यूज करने लगी और खुद ब खुद सब चीजें होती चली गईं। और तुम्हारा और उस लड़के का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। इस पर वह कहता है, मेरा और उस लड़के का हूबहू एक जैसा दिखना क्या कोई इत्तेफाक था। इस पर वह कहती है, तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर यह सच है कि मैंने खुद के लिए एक कैरेक्टर बनाया और मैंने उसमें अपनी सारी डिटेल्स डाली थी और एआई ने उसे जेनरेट किया था, और वो सच में एक इत्तेफाक है। इस पर वह कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। मीरे कहती है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जिस पर वह कहता है, मैं तुमसे आखिर कहूँ क्या? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या फील कर रहा हूँ। बस फिलहाल मुझे अकेले में कुछ टाइम गुजारना है। और वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मीरे जल्दी से बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में लॉग इन करती है और फिर वह जल्दी से क्योंगिल से पूछती है कि तुमने उससे क्या क्या कहा था। इस पर वह कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? वह बता देती है कि वह लड़का उससे मिलने के लिए आया था, जिस पर वह उसे सारी बातें बताता है। वह बैठी हुई थी कि तभी सोयंग का कॉल आता है। वह कहती है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। लेकिन वह कहती है, बहुत ही बड़ी मुसीबत है। दरअसल आपके बॉस ने राइटर सॉन्ग को कॉल करके बताया कि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, जिस पर वह गुस्से में वहां गई है और उन्होंने कहा है कि वो अखबार के तीसरे पन्ने तक तो आ गई हैं, अब फ्रंट पेज पर आना चाहती हैं। इसके बाद जल्दी से मीरे वहां से निकल जाती है। अब हमको राइटर सॉन्ग दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही गुस्से में ऑफिस में एंट्री मारती है। उन्हें देखकर तो सभी लोग घबरा जाते हैं। सभी लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह तो बॉस के ऑफिस में जाती है और वहां जाकर तमाशा करना शुरू कर देती है। वह वहां पर तब तक हंगामा करती है जब तक कि यहाँ मीरे नहीं आ जाती। उसे देखकर वह शांत हो जाती है। कहती है, ओ मीरे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आखिर तुम कहाँ पर थी? तभी जेसी वू के पोस्टर पर उनकी नजर पड़ती है और वह कहती हैं, अब हमारा इस घटिया कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, चलो चलते हैं। और वह उसे उठाकर जाने लगती है। मीरे उन्हें रोकती है, लेकिन वह नहीं रुकती और इसी बीच वह पोस्टर टूट जाता है। बस फिर क्या था, सभी लोग घबरा जाते हैं कि अब पता नहीं कौन सी मुसीबत खड़ी होगी। वह कहती हैं, मैं जा रही हूँ, अब तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं। और वह वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर क्योंग भी आ जाता है। उस पोस्टर के टूटने की वजह से मीरे के हाथ में भी चोट लग चुकी थी। राइटर सॉन्ग तो वहाँ से निकल चुकी थी। जिसके बाद मीरे के पास क्योंग आता है और वह उसके हाथ में बैंडेज लगाता है। वह कहती है, क्या तुम सुबह वाली बात को लेकर नाराज हो? इस पर वह कहता है, नाराज क्यों, तुमने मुझे सब कुछ बता तो दिया। और फिर वहाँ से चला जाता है। चॉय उससे लंच के लिए पूछता है, तब भी वह इनकार कर देता है। क्यों, जब लिफ्ट में होता है तो मीरे भी उसके पास लिफ्ट में आ जाती है और वह कहती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वह कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। इस पर वह उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहती है। वह उसकी आंखों में देखता है और उसकी आंखें एकदम खुल जाती हैं। जिसके बाद वह लिफ्ट से बाहर आ जाती है और लगातार क्यों को देख रही होती है। जिसके बाद लिफ्ट बंद हो जाती है और मीरे अपने मन में सोचती है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे यह वही क्यों है जो पहले मुझसे दूर रहता था। आखिर में मीरे रात को उसे मैसेज करती है, जिसके बाद वह याद करती है कि यून ने उसे सिखाया था कि अगर रिलेशनशिप में आने के बाद पहली दफा झगड़ा हो तो स्टार्टिंग में उसे कारपेट की तरह उसके सामने नहीं बिछना है, बल्कि एटीट्यूड में रहना है, जिससे पता चलेगा कि पहले कौन मनाता है और कौन ज्यादा प्यार करता है। लेकिन वह उसे इग्नोर नहीं कर पाती और जल्दी से उसे मैसेज कर देती है। पूछती है कि क्या वह बिजी है। अब क्यों को देखते हैं, जो कि हे बिन के साथ था। हे बिन उसे कहता है, तुम्हारे मूड का कुछ पता नहीं चलता। कल हद से ज्यादा खुश थे, लेकिन आज हद से ज्यादा दुखी लग रहे हो। क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? यह सुनकर तो वह शॉक हो जाता है और फोन को जल्दी से रख देता है। वह कहता है, तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? इस पर वह कहता है, साफ समझ आ रहा है, मैं अपनी आंख और कान बंद नहीं रखता और यह भी मुझे पता है कि तुम किसे डेट कर रहे हो, इसलिए फालतू में ही तुम ऑफिस में देर रात तक नहीं रुकते। अगर उसकी बुराई करना चाहते हो तो कर दो। इस पर वह कहता है, ऐसी बात नहीं है। जिस पर हे बिन कहता है, तो क्या हुआ, तुम गुस्सा हो? जिस पर वह कहता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। इस पर वह कहता है, तो फिर तुम नाराज हो, तुम चाहते हो कि वह तुम्हें मनाए। यह सुनकर वह कहता है, मैं कभी किसी से भी नाराज नहीं हुआ। हे बिन कहता है, लेकिन अब तुम वाकई में नाराज हो। जिसे सुनकर वह कहता है, तो बताओ लोग किसी से नाराज क्यों होते हैं? अब हमको मीरे दिखाई जाती है, जो कि अपना फोन चेक करती है तो शॉक हो जाती है, बिकॉज क्योंक ने उसके रिप्लाई ही नहीं दिए थे। वह जल्दी से उसे कॉल करने वाली थी, लेकिन तभी यून जीन की तरफ प्रकट हो जाती है और कहती है, क्या तू उसकी नौकरानी बनना चाहती है? मत करना उसे पहले कॉल, उसे करने दो पहले कॉल।
वरना तुम उसकी दासी बनकर रह जाओगी, दासी। जिसके बाद वह बेचारी रात भर परेशान रहती है और फिर उसे योंगिल की बात याद आती है जिसमें वह कहता है, अगर वह लड़का तुमसे नाराज रहा तो मुझे बताना, हम कोई सोल्यूशन निकालेंगे। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। दोनों ही कंपनी में होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से नाराज थे और चाहते थे कि पहले सामने वाला बात करे। इसीलिए दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे बिकॉज दोनों ही ईगो में अटके थे। बाद में राइटर सॉन्ग को देखते हैं जो कि रोड पर खड़ी हुई थी। एक लड़की उनके पास आती है और वह उनका बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड खरीदने के लिए आई थी, लेकिन वह उसे बेच नहीं पाती और वहां से भागकर आ जाती है। जिसके बाद वह दोबारा से एप्लीकेशन में लॉगिन करती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करती है, जिसके बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है। अब हम मीरे को उसके बॉस के साथ देखते हैं जहां पर वह उसे कहते हैं कि वह राइटर सॉन्ग के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं। इस पर वह कहती है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म मत कीजिए, उन्हें कुछ दिनों के लिए राइटिंग मत करने दीजिए, पर ऐसा मत करिए। इस पर वह कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहती है, बस करिए, आपसे कहा ना उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। जिस पर वह कहते हैं, मैं समझ गया, अब तुम भी जाओ, मुझे तुमसे भी डर लग रहा है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर क्योंग आता है और वह चॉय से पूछता है, क्या सभी लोग चले गए? इस पर वह कहता है, हाँ सभी चले गए, क्योंकि वहां पर मीरे भी मौजूद नहीं थी। चॉय कहने लगता है, मैं टीम लीडर हूँ, कोई मुझसे पूछ कर नहीं जाता, पता नहीं अपनी ही चलाते हैं। लेकिन जैसे ही मुड़कर देखता है तो क्यों भी जा चुका था। तभी वहां मीरे आती है और वह बताती है कि वह गई नहीं थी, बल्कि वह तो बाहर काम कर रही थी। जिसके बाद चॉय फिर से चालू हो जाता है और जब मुड़कर देखता है तो मीरे भी जा चुकी थी। मीरे बाहर आती है और वह बस यही सोच रही थी, पहली दफा ऐसा हुआ है जब क्यों बिना बताए मुझे छोड़कर गया है। इसके बाद मीरे क्यों से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर वह उसे सारी बातें बताती है। इस पर वह कहता है, चलो कहीं चलते हैं, और तभी वह उसे दूसरी जगह पर लेकर आ जाता है और फिर उसके सामने से एकदम हीरो वाली एंट्री मारता है, जिसे देखकर तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। क्योंकि उसके पास आकर कहता है, तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ी ना? इस पर वह कहती है, हाँ। क्यों कहता है, तो बस ऐसा ही कुछ उसके साथ करो जिसकी उसने उम्मीद न की हो। बस फिर क्या था, मीरे अगले दिन फुल स्टाइल मारते हुए कंपनी में पहुंच जाती है और सभी लोग उसकी तारीफें कर रहे थे कि आज वह बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है क्यों की, जो कि उससे भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था बिकॉज आज उसका इंटरव्यू था। उसे देखकर तो उसकी खुद की दिल की धड़कन और भी ज्यादा तेज हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है, आज ही इसको इतना ज्यादा सुंदर दिखना था। अब वहां से आने के बाद फिर से वह लॉग इन करती है और क्यों से कहती है, इस ट्रिक का कोई भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा यह पता चला कि हाँ मेरा दिल अच्छे से धड़क रहा है। जिस पर वह कहता है, तो फिर कुछ और करना होगा। जिस पर वह कहती है, क्या करना होगा? इस पर योंगिल कहता है, तुम्हें अपनी धड़कनों पर काबू रखना होगा। अब जब कंपनी जाओ तो अपने दिल को घर पर ही छोड़कर जाना और छोटी छोटी चीजों पर पिघलने की जरूरत नहीं है। फिर क्या था, मीरे अपना दिल घर पर ही छोड़कर जाती है और कंपनी में जाकर वह हमारे हीरो की तरफ देखती भी नहीं। अब हमको दिखाया जाता है कि मिस्टर मिन क्योंग और हेबिन के साथ मीटिंग करने आते हैं बिकॉज उन्होंने कैरेक्टर को भी ऐड करने वाले थे। मिस्टर मिन के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे जिस पर योंगिल लिखा हुआ था। इस पर क्योंग कहता है, ये क्या है? जिस पर वह बताते हैं कि हम एक बॉयफ्रेंड कस्टमाइज करते हैं, वो भी लड़कियों की डिमांड के हिसाब से। कुछ को बहुत पसंद आता है और कुछ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। बेसिकली ये उनके सपनों का राजकुमार है। इसके बाद क्योंग और हेबिन कार में होते हैं जहाँ पर क्योंग हेबिन से कहता है, अगर तुम्हें पता चला कि तुम जिससे प्यार करते हो उसका सपनों का राजकुमार तुम्हारे जैसा दिखता है तो क्या होगा? इस पर वह कहता है, मैं तो हद से ज्यादा खुश हो जाऊंगा, लेकिन अगर वो मुझसे बेहतर हुआ तो मुझे बुरा लगेगा और मैं उसे बहुत मारूंगा। पर फर्क इस बात से पड़ता है कि वो लड़की किससे प्यार करती है। अगर वो मुझसे प्यार करती है तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद क्योंग को सारी चीजें समझ आ जाती हैं और वह जल्दी से उससे मिलने के लिए कंपनी जाता है जहां उसे पता चलता है कि वह तो पास के रेस्टोरेंट गई है और फिर वह भागकर रेस्टोरेंट जाता है और जाते ही उसे हग कर लेता है। जिसके बाद दोनों के सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे। अगले सीन में हम मिस्टर मिन को देखते हैं जो कि अपनी असिस्टेंट के साथ थे और वह यहाँ पर यून के साथ मीटिंग करने आए थे। वह कहते हैं वो लड़की कोई बेवकूफ सी होगी जो कहीं बाहर नहीं जाती होगी, घर में पड़ी रहकर बस रोमांटिक कॉमिक्स पढ़ती होगी। और जैसे ही यहाँ पर यून की एंट्री होती है उनके तो खुद के दिल
की धड़कनें बढ़ जाती हैं और खुद पर काबू ही नहीं रख पाते। वह हद से ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और यून तो यहाँ पर उनसे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर बात करती है। जब वह वहाँ से निकलती है तो मिस्टर किम पर्सनली जाकर उसको अपना बिजनेस कार्ड देते हैं और कहते हैं, क्या आप कुछ पसंद करती हैं? इस पर वह कहती है, डेटिंग करना पसंद करती हूँ। जिसके बाद वह वापस जाने लगते हैं और गिर जाते हैं। इस पर यून कहती है, मुझे देखकर तो अच्छे अच्छे गिर जाते हैं, और फिर अपने बालों को लहराते हुए वहां से चली जाती है। कंपनी की तरफ से एक काफी बड़ा इवेंट हो रहा था जिसमें सभी एम्प्लॉइज प्रिपरेशन कर रहे थे। क्योंग और मीरे स्टोरेज रूम में होते हैं कि तभी यहाँ पर दरवाजा खुलता है, जिससे मीरे क्योंग को धक्का दे देती है और एक भारी स्टैंड उस बेचारे के ऊपर गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। मीरे जल्दी से भागकर उसके पीछे जाती है और भागते हुए रोती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर जाते ही एक मोटी व्हीलचेयर पर बैठी औरत उसे पहले ही डांट देती है। लेकिन जैसे ही वह क्यों को देखती है तो हग करके रोना शुरू कर देती है। यह देखकर चॉय शॉक हो जाता है और कहता है, ओ तो मतलब तुम दोनों डेट कर रहे हो? खैर मैं जाता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर तुम दोनों मुझे सब बताओगे। और वह वहां से चला जाता है। अब क्यों जैसे तैसे उसे समझाता है, बिकॉज वह बहुत ही ज्यादा रो रही थी। अब हमको टीम डिनर दिखाया जाता है क्योंकि इनका बॉस अमेरिका जा रहा था, इसलिए वह सबसे कहता है कि वह उसे मिस करेगा। वह कहता है कि जाने से पहले मैंने एक अफवाह सुनी है कि क्यों और मीरे के बीच कुछ चल रहा है, जिस पर वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और बताने वाले होते हैं कि वह डेट कर रहे हैं। लेकिन तभी सब हंसना शुरू कर देते हैं और बॉस चॉय को जोर से मारता है और कहता है, तुमने ये अफवाह उड़ाई है, बल्कि सबको पता है कि दोनों एक दूसरे से हद से ज्यादा नफरत करते हैं। अब यहाँ पर राइटर सॉन्ग और हे बिन भी आ जाते हैं। राइटर सॉन्ग को देखते ही तो बॉस डर जाते हैं, लेकिन वह यहाँ पर उनके लिए तोहफे में एक कप लेकर आई थी, जिसे देखकर वह बहुत खुश होते हैं और उसी में ड्रिंक करते हैं। और इस मोमेंट पर सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। क्योंग और मीरे भी टेबल के नीचे हाथ पकड़कर बैठे हुए थे कि तभी जू की चॉपस्टिक गिर जाती है। वह उठाने वाली होती है, तभी हेबिन कहता है, रुक जाओ, मैं उठा देता हूँ, बिकॉज वह कहीं ना कहीं ये बात जानता था। और फिर वह उसे चॉपस्टिक देता है और जू को फिर से गलतफहमी हो जाती है कि वह उसे पसंद करता है। घर पर आने के बाद एक बार फिर से मीरे लॉग इन करती है, जहां पर वह योंगिल को फाइनली अलविदा कह देती है और उसे पूरी तरह रिमूव कर देती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि क्योंग उसका वेट कर रहा था और वह जल्दी से उसके पास भाग कर आती है, बिकॉज दोनों डेट पर जा रहे थे। यहाँ पर वह बहुत ज्यादा खुश होती है और मीरे ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था कि अब उसके साथ सब अच्छा होगा, बिकॉज उसे पूरा यकीन है। और इसी के साथ इस प्यारे से ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। गाइज आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को गाइज सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जल्दी ही न्यू ड्रामा के साथ। बाय बाय।